Alright जी, we're gonna start the reading module और हम एकेडमिक और जनरल रीडिंग की एक ही क्लास करते हैं, ठीक है। इसमें मिक्स चलेंगे। इवन दो एकेडमिक और जनरल का पेपर स्लाइटली डिफरेंट है इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन, नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन टाइप एंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ डिफिकल्टी लेवल। ये अपनी बात याद रखें, चाहे आप एकेडमिक के कैंडिडेट्स हैं चाहे आप जनरल के कैंडिडेट्स हैं, क्वेश्चन टाइप्स, क्वेश्चंस की प्रेजेंटेशन, आपके टेक्स्ट की टाइप्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। ऑलमोस्ट का वर्ड इससे यूज कर रहे हैं क्योंकि जो टेक्स्ट का साइज है वो जीटी में जरा शॉर्ट आता है और एकेडमिक में जरा लॉन्गर आता है, अदरवाइज देयर इज नो चेंज, ठीक है। सो वी गोना टेक द कंबाइंड क्लास, जो टेक्निक्स हैं वो सबके लिए, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, सॉरी मेरे पास स्लाइड्स नहीं है आज, ठीक है, थोड़ा सा ओरल बताऊंगा और मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में टाइप कर देता हूँ, ठीक है। जरा यहाँ से लेके चलते हैं। आपका जो ड्यूरेशन है टेस्ट का, रीडिंग के टेस्ट का, वो 60 मिनट्स है ऑन द क्लॉक, ठीक है जी। 1 घंटे का पेपर आता है, नो मोर नो लेस। ये ऑन द क्लॉक नहीं होगा, ऑन द आवर होता है। मीन्स अगर पेपर 6:10 पे शुरू हुआ है तो 7:10 पे खत्म हो जाए। उन्होंने जब पेपर स्टार्ट करना है आपको पूरा 1 घंटा देना, दैट्स हाउ दे डू इट। 1 घंटा मिलता है, ठीक है। इस 1 घंटे के अंदर ही आपने पेपर को सॉल्व करना है और उसके जो आंसर्स हैं वो ट्रांसफर भी करने हैं, ठीक है। लिस्टिंग के पेपर में आपको एक्स्ट्रा 10 मिनट्स मिलते हैं पेपर बेस्ड के अंदर, कंप्यूटर बेस्ड पे नहीं। अगर आप पेपर बेस्ड एग्जाम दे रहे हैं, लिस्टिंग में जब पूरा टेस्ट खत्म हो जाता है वो आपको 10 मिनट्स का टाइम देते हैं कि अपने आंसर्स को ट्रांसफर शीट पे आप ट्रांसफर कर लें। मगर रीडिंग के पेपर में एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता, ठीक है। सो ये गलती नहीं कभी करनी एग्जाम में। इसकी ट्रिक यही होती है कि जैसे जैसे आप पैसे सॉल्व कर रहे हैं साथ साथ आंसर्स को ट्रांसफर करें, गुड। तो 60 मिनट्स का आपका पेपर है। अगर मैं इसमें सेक्शंस की या पैसेजेस की बात करूं तो 3 आते हैं। अगर मैं एकेडमिक की बात करूं, एसी, तो इसमें आपके लिए यू गेट 3 पैसेजेस। मैं 3 पीस का वर्ड यूज कर रहा हूँ, पैसेज 1, पैसेज 2 एंड पैसेज 3। और अगर आप जीटी के मॉड्यूल की बात करें तो उसमें माय डियर फ्रेंड्स यू गेट 3 सेक्शंस। मैं एस एस का वर्ड यूज कर रहा हूँ, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3, गुड। पेपर में चॉइस नहीं होती कोई भी, आपने सारा पेपर सॉल्व करना होता है एंड यू गेट टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं जी? 40। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू गेट इन द एग्जाम इज 40, फिक्स्ड है। 39 नहीं आएंगे, 41 नहीं आएगा। बहुत पुरानी बात है, अगर आप आइल्स की कोई बहुत पुरानी बुक उठा के देख लें, बुक 1, बुक 2, बुक 3, कभी कभी एग्जाम्स में 38 क्वेश्चंस भी आते थे, 39 भी आते थे, 41 या 42 भी आते थे, ठीक है। तो थोड़ी सी फ्लक्चुएशन थी मगर ऑन एवरेज 40 थे। अभी उन्होंने टोटल फिक्स कर दिया और दे गोना गिव यू 40 क्वेश्चंस, नो मोर नो लेस। 40 जो है आपका इवन नंबर है और आपके जो नंबर ऑफ पैसेज का है या सेक्शंस का है वो ऑड नंबर है। 3 इज ऑड एंड 40 इज इवन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 10-10 क्वेश्चंस करूँ तो वो 30 बनते हैं, और अगर मैं लाइक ज्यादा क्वेश्चंस करूँ तो वो मेरा नंबर बैलेंस नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि किसी पैसेज में ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे और किसी में कम आएंगे। आमतौर पे उन्होंने 14-13-13 या 13-13-14 का एक फॉर्मूला बनाया। तो आपने याद ये रखना है कि फिक्स नहीं है, एक पैसेज में मिनिमम 13 सवाल जरूर आते हैं और मैक्सिमम 14 या 15 भी आ जाते हैं, ठीक है। सो इट वेरीज, तो नंबर फिक्स नहीं होगा। ये भी नहीं है कि पहले में इतने ही आएंगे, तो 13-14, एग्रीगेट इज ऑलवेज 40, दैट्स थिंग। यहां तक मेरे साथ है। अगर मैं क्वेश्चन टाइप्स की बात करूं, ये भी हम आज पेपर में सॉल्व करेंगे और देखेंगे भी। आइल्स के मुताबिक अगर हम डिफरेंट टीचर्स की ऑल ओवर द ग्लोब बात कर लें, इंटरनेशनली भी, कोई कहता है 5 टाइप्स हैं, कोई 7 भी कहता है, कोई 10 से ज्यादा भी गिनवाते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। सो अगेन आई एम मिसिंग माई स्लाइड, उसमें मैंने सारा डॉक्यूमेंट बनाया हुआ था, बट मैं आपके लिए बिल्कुल शॉर्ट कर देता हूँ सिर्फ समझाने के लिए। आइल्स में 2 तरह के सवाल आते हैं। एक आता है जिसमें चॉइसेस गिवन होती है, यू सिलेक्ट द चॉइस, जिसको हम आमतौर पे एमसीक्यूज बोलते हैं।
और एक क्वेश्चन आपका ऐसा आता है जिसमें आपने हमेशा आंसर लिखना होता है, कोई ना कोई वर्ड आपने लिखना है, कोई ना कोई नंबर आपने लिखना है। मेक सेंस? तो उसको हम बोलते हैं फिल इन दी ब्लैंक। ठीक है, या ब्लैंक्स को फिल करना। तो बेसिकली इनकी आगे ना डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो अगर मैं टाइप्स की बात करूं, मेरे हिसाब से आपके पास एमसीक्यूज है, प्लस आपके पास फिल इन दी ब्लैंक्स। मैं FIB लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स की अगर हम बात कर लें, सो यू गेट सेंटेंस कंप्लीशन, यू गेट नोट्स कंप्लीशन, यू गेट टेबल, यू गेट डायाग्राम्स, और कभी शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। वो फिल इन द ब्लैंक्स तो नहीं होते, मगर स्पेस की बन होती है, या टू राइट एन आंसर। मगर आंसर क्योंकि वन वर्ड का ही हमसे मांगते हैं या टू वर्ड्स का मांगते हैं, तो वो काइंड ऑफ ब्लैंक वाला सा हो जाता है। और अगर मैं एमसीक्यूज की बात करूँ, तो कन्वेंशनल एमसीक्यूज हैं, जैसे स्टेटमेंट नीचे तीन ऑप्शंस। कभी वो आपसे कहता है जी पैराग्राफ मैचिंग करें, कभी वो लिस्ट दे देता है वहां से मैचिंग करवाता है, कभी वो आपको हेडिंग्स दे देता है, लिस्ट प्रोवाइडेड होती है उनमें से आपने सिलेक्शन करनी होती है। कभी वो आधा सेंटेंस लिखता है, आधा सेंटेंस नीचे लिख देता है, कहता है जी इन दोनों में से मैच कर लें ऑप्शंस, कौन सा ऑप्शन मिलेगा तो सेंटेंस पूरा हो जाएगा। वो बेसिकली सारी मल्टीपल चॉइस की ही एक फर्दर कैटेगरी है। तो अगर हम उसको नैरो डाउन कर लेते हैं तो दो ही है। इसका मतलब है बेसिकली यू जस्ट नीड टू लर्न टू टेक्निक्स। अगर मेरे पास चॉइसेस अवेलेबल है, तो एलिमिनेशन कैसे करना और सिलेक्शन कैसे करनी है, ताकि फालतू बातें रह जाए पीछे और काम की बात सिलेक्ट हो जाए। और अगर मेरे पास फिलिंग द ब्लैंक्स है कि मैंने कोई वर्ड पिकअप करना है, तो फिर उसमें ये है कि मुझे पिन पॉइंट करना होता हो कि अगर मैं एक लाइन में जाता हूँ और मैं इस लाइन को नैरो डाउन कर ली कि इस पैराग्राफ में इस लाइन में आंसर है, सो आई शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सा वर्ड मेरा आंसर है। तो अक्सर लोग पैराग्राफ भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उस रेलिवेंट लाइन में भी पहुंच जाते हैं, मगर कभी एक वर्ड आगे वाला एक वर्ड पीछे वाला, या कभी ऐसा वर्ड पिक करते हैं जो कि आंसर नहीं होता मगर लोकेशन सही होती है। ठीक है, सो ये चीज अगर आप सीख जाते हैं तो एक ही टेक्निक है, तो फिर चाहे जिस तरह का मर्जी फिलिंग द ब्लैंक आ जाए, कंप्लीशन जैसे मर्जी हो, टेक्निक आप बार बार एक्चुअली सेम ही अप्लाई करते हैं। सो आई बिलीव कि दो टेक्निक्स आपको आनी चाहिए, सिलेक्शन करनी आनी चाहिए और पिन पॉइंट करना आना चाहिए। गुड। बाकी जैसे जैसे हम पैसेजेस करेंगे, विल टॉक अबाउट द पैसेजेस, जो उसमें रेलिवेंट क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को टैकल करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि जब हम क्वेश्चन टाइप्स पे जाते हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे जाते हैं, तो हर क्वेश्चन की कुछ एक एक्स्ट्रा टिप या टेक्निक है जो उस क्वेश्चन से डिपेंडेंट होती है। वो फिर उसी क्वेश्चंस के लिए होती है, वो दूसरों पे अप्लाई नहीं होती है। वो जब हम करेंगे, आई विल टीच यू, आई विल गाइड यू। आपका काम है कि अगर कोई एक्स्ट्रा चीज सिर्फ उसी से रिलेटेड है, वहां पे फिर कोई नोट्स ले ले, ताकि आपको पता क्या है, मैंने सिलेक्शन करनी है तो इस टाइप के साथ ये एक एडिट चीज है, अगर मैंने फिलिंग द ब्लैंक करनी है तो इस वाली टाइप के साथ एक एडिट चीज। हाँ जी, गुड। आई थिंक काम इजी हो जाएगा। यहाँ तक मेरे साथ है सब? ठीक है, इस पेज को मैं कर देता हूँ क्लियर। और एज पर द बुक जो हमने ये आपकी बुक बनाई हुई है, इसमें से आज हम टेस्ट नंबर 2 करेंगे, द डेड सी स्क्रॉल्स। ये आपकी बुक में पेज नंबर 13 बन रहा है, 13। इफ यू ऑल हैव द बुक्स और द हैंडआउट्स, सो if we come to this one, so that will be easy for me। और अगर आपके पास किसी के पास नहीं है तो बता दें, मैं आपको मंगवा देता हूँ हैंडआउट। हाँ जी, जितने लोग क्लास में सबके पास है, अपना अपना हैंडआउट होना चाहिए, हम इंडिविजुअल काम करेंगे। एवरीबडी हैज द मटेरियल? फेयर इनफ। अच्छा जी, अगेन इस बात को भी भूल जाए कि एकेडमिक है कि जीटी है, टेक्निक पे हमने फोकस करना है। कि अगर पैसेज आ गया है तो पैसेज को पढ़ना कैसे है, ट्रैक कैसे करना, और क्वेश्चंस का आंसर कैसे निकालना। गुड, ठीक हो गया। आज जो हमारे पास पैसेज है, एज यू विल बी सीइंग, इट्स अ 2 पेज आर्टिकल। ठीक है, ये 2 पेजेस पे है, एक पूरा पेज है लेंथ वाइज, और ये पेज कंटिन्यू और रिमेनिंग आर्टिकल दूसरे पेज पे। ओके हो गया। इसके अंदर पैराग्राफ्स बने हुए हैं, और पैराग्राफ्स क्लियरली डिस्टिंक्ट हैं कि एक पैराग्राफ कहाँ पे शुरू और कहाँ पे खत्म है। नजर आ रहा है? जैसे इस पेज पे कितने पैराग्राफ्स हैं जो जो डिस्प्ले पे है, द पेपर ऑन द डिस्प्ले जो अभी मैंने डिस्प्ले किया, वी गेट 3। So we can easily see there are 3 paragraphs on the second page of the article. And if you talk about the first page of the article, जहाँ पे header भी लगे, इस पे कितने हैं? 4 paragraphs। So मेरा ख्याल है किसी को भी confusion नहीं है, पेपर में बड़ा क्लियरली उन्होंने डिफाइन किया होता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो पैराग्राफ्स को लेबल करते हैं, इसमें नहीं किया हुआ लेबल, कोई इशू नहीं है। अब क्योंकि ये कॉम्प्रीहेंशन है, तो कॉम्प्रीहेंशन में पैसेज के बाद ही क्वेश्चंस होते हैं आमतौर पे, तो आइल्स में भी मोस्टली क्वेश्चंस मोस्टली पैसेज के बाद आएंगे।
हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पैसेज से पहले आते हैं, वो जब आएंगे तो बता दूंगा, अभी आपने याद रखना कि पैसेज के बाद ही होंगे। जैसे पैसेज खत्म हुआ है, उसने आपको क्वेश्चंस दे दिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस के सबसे टॉप पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, और उसके नीचे क्या लिखा है? कंप्लीट द नोट्स बिलो। तो ले जी, ये आपके पास एक प्रेजेंटेशन है नोट्स कंप्लीशन की। नोट्स कंप्लीशन आमतौर पे बुलेट्स फॉर्म में आते हैं। ये इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स होती हैं, एक बुलेट का दूसरे बुलेट के साथ कंटिन्यूएशन का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, अगर ये लिखा है ना, 3 बेडुइन्स शेपर्ड्स एंड थीन्स, तो ये एक लाइन है, उसके नीचे हर्ड एंड नॉइज, ये एक लाइन है, उसके नीचे एक और लाइन है। तो इंडिविजुअल लाइंस है। ठीक है, और इसकी इंस्ट्रक्शन में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कितने वर्ड्स का आंसर लिखना है। 1 वर्ड। ठीक है, एक स्ट्रिंग को हम 1 वर्ड बोलते हैं जब तक उस स्ट्रिंग में गैप नहीं आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है DTHE, दैट्स 1 वर्ड। डेड इज 1 वर्ड, सी इज 1 वर्ड, एंड स्क्रोल्स इज 1 वर्ड। इसका मतलब है कि आइल्स वालों ने आपको लिमिट कर दिया हुआ है। आंसर अगर 1 वर्ड से एक्सीड कर गया तो गलत हो जाएगा बाय डिफॉल्ट ही। तो इट मीन्स कि हमें पिन पॉइंट वर्ड चाहिए कि यहाँ पे जिसको फिट अप करे, अदरवाइज तो फिर आंसर गलत है। बहरहाल इसको भी देखते हैं क्या करना है। और अगर आप नेक्स्ट पेज पे जाएं, टू हैव अनदर सेट ऑफ क्वेश्चन 6 to 13। ये ऊपर इंस्ट्रक्शन में मुझे पढ़ के बताएं कौन से क्वेश्चन है ये। ट्रू फॉल्स, ठीक है, मशहूर जमाना है इसको ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ठीक है, डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अग्री विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज। ठीक हो गया। और ये आपके बेसिकली एमसीक्यूज की टाइप है। ऑप्शंस भी गिवन है, एक ऑप्शन है ट्रू, एक ऑप्शन है फॉल्स, और एक ऑप्शन है नॉट गिवन, ABC जैसे हम कहते हैं। और नीचे स्टेटमेंट गिवन है। हर स्टेटमेंट को एक ही स्टेटस आप दे सकते हैं, आइदर ट्रू, आइदर फॉल्स, और आइदर नॉट गिवन। तो बेसिकली इसमें हमने लिखना कुछ नहीं है, कि हमने चॉइस करना है। तो बेसिकली एमसीक्यूज की कैटेगरी में चला जाता है। गुड। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, यहाँ तो एमसीक्यूज आते हैं, तो यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं। ओके हो गया। ठीक है, तो ले जी, ये आपका एक पैसेज का लेंथ एंड ब्रेड्थ है। जैसे आप आगे जाते हो तो फिर पैसेज 2 स्टार्ट हो जाता है, लेबल्ड भी है, इसको हम फिलहाल अब छोड़ देते हैं। हम रहते हैं जी पहले पैसेज के ऊपर। ऑलराइट जी, अब बात आ गई इसको सॉल्व कैसे करना। आप में से मुझे कोई बता सकता है, क्योंकि लॉट ऑफ यू आर लाइक स्किल्ड एंड लर्न पीपल, प्लस यू पीपल गो ओवर द इंटरनेट एंड यू हैव लाइक सो मच इन्फो नाउडेज। सो what do you think is the approach towards the reading? Or if you have been practicing, what is your approach towards the reading? आप अपना भी बता सकते हैं या जनरली भी बता सकते हैं कि लोग ये कहते हैं, मेरा दोस्त ये कहता है, फलाना ये कहता है। हाँ जी, योर टर्न। कैसे करना चाहिए सर? लाइन को पढ़ के इसके अंदर कीवर्ड वगैरह जो भी हैं, पूरे टाइप कीवर्ड है तो आइडेंटिफाई करें। फिर पैराग्राफ में नोट है, कुछ इस पैराग्राफ में फिर उसको केयरफुली रीड करते हैं। डन हो गया। आप ऐसा बोल रहे हैं, मैं आपकी बात रिपीट करता हूँ। सर ने कहा है जी, लाइन को ढूंढें, कीवर्ड मार्क करें, वहां से पैराग्राफ मैच करें, वहाँ पे जो वर्ड है उसको लिखें। ऐसे ही है। स्टेप्स आपने बता दिए, वेरी गुड। टेक्निक का नाम बता दें अगर आपको टेक्निक फॉलो कर रहे हैं। स्किमिंग, ठीक है। आप स्किम स्कैन करते हैं कि आपने सुना है बस? आप करते हैं, ठीक है। और जी, और क्या मेथड है? वो तो एक ही होगी, स्किमिंग एंड स्कैनिंग। स्किम करते हैं फिर स्कैन करेंगे, ठीक है। स्किमिंग एंड स्कैनिंग इज वन टेक्निक, डन हो गया। इसके अलावा कोई और टेक्निक? वो तो मिसयूज के आगे स्टेप्स हैं। जैसे सर ने कहा कीवर्ड बनाया, फिर आपने क्वेश्चन पढ़ा, मैच किया। वो कह रहे हैं कि उसके स्टेप्स की बात आप कर रहे हैं। मेथड कोई और बताए कि इसके अलावा कोई और मेथड है? ओके, वो कैसे करते हैं सर? मेरे को ये बात हम एक लिखी हुई है तो वो जो मैंने तो एडिट कर दिया उसको कैंसिल तो उसको कट कर देंगे। ठीक है, आपने एलिमिनेशन की बात की, वो एमसीक्यूज पे अप्लाई होती है। फेयर इनफ। अब मेरे पास फिलिंग द ब्लैंक्स भी हैं, मेरे पास एमसीक्यूज भी हैं। तो आप क्या है, ठीक रहे, मगर बस स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द क्वेश्चंस के लिए। स्किमिंग एंड स्कैनिंग इज द जनरल टेक्निक, वो किसी भी तरह का सवाल अप्लाई हो सकती है। ठीक है, ये एक मेथड है। इसके अलावा कोई और मेथड? चलिए, स्किमिंग एंड स्कैनिंग होती है कि इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप बताएं डॉक्टर साहब, स्किम और स्कैन स्टेप्स बता दें जल्दी से, ब्रीफ करके, डिटेल नहीं देनी। पहले हमने किए तो कीवर्ड मार्क किए वो पिक करके पूरा फर्स्ट हमने जो पैराग्राफ उसको पढ़ के उसके अंदर वो करने मेन मेन जो उसके वर्ड्स हैं वो पिक करने हमको साइड में लिख लेंगे पैराग्राफ के, और फिर उसके बाद
मतलब जो हमने पहले इसको क्वेश्चन पढ़ के उसको मैच करना लिखने में आता है। डन हो गया। और स्कैनिंग फिर कैसे करेंगे? ऑनलाइन फ्रेंड्स आप भी चिप इन कर सकते हैं। स्किम एंड स्कैन का मैं पूछ रहा हूँ, अगर आप कहते हैं जी स्किमिंग एंड स्कैनिंग इज अ टेक्निक, मान लिया है, डॉक्टर साहब ने कहा है, यहाँ से आपकी बात लेके चलता हूँ, आप कह रहे हैं जी पैराग्राफ को जल्दी से पढ़ के मेन वर्ड्स निकाल लेते हैं। फर्स्ट करिए सामने पैराग्राफ है, कोई तरीका है मेन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने का कि मैंने ये वर्ड पढ़ना है, क्योंकि सारा तो ब्लैक एंड व्हाइट में। हाउ कम आई नो कि आज का जो पेपर मुझे मिल गया है और मैं फाइनल पेपर में बैठा हूँ, चलिए टेस्ट में बैठा हूँ, मुझे कैसे पता है कि इसमें ये वाला वर्ड पढ़ना है और ये वाला नहीं पढ़ना? फिर ही होगी ना स्किमिंग। क्वेश्चन तो ये है। स्किम जो आपने बताया एब्सोल्युटली करेक्ट है कि मेन वर्ड्स पढ़ने, बट मेन वर्ड्स है कौन से? जी सर, अब आप कुछ कहने लगे। क्वेश्चन को देखें मतलब उसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, एक वर्ड का आंसर, दो वर्ड का, तीन वर्ड का, बाद का हम इसी में सबसे बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं। ऑलराइट, एक चीज तो ये मतलब अपने पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें। नानो दूसरी चीज ये है कि रीडिंग क्वेश्चन मेथड ये है कि अपने क्वेश्चन के कीवर्ड्स को मार्क किया जाए, उनको थोड़ा सा माइंड में बिठा के फिर पैराग्राफ में देखा जाए कि अच्छा ये चीजें कहाँ पे आ रही। जो चीज आप पूछ रहे हैं कि हम मेन चीज कैसे ढूंढेंगे, तो हम लफ्ज तो मेन कोई तलाश नहीं कर सकते, जैसे 100 लफ्ज लिखा हुआ है तो हमें क्या पता कौन सा मेन है। बट हमारे क्वेश्चन में अगर नेटवर्क का वर्ड है या फिलोसफी का वर्ड है तो हम देखेंगे कि वो वर्ड किस पैराग्राफ में आ रहा है, वो पैराग्राफ हम हाईलाइट कर लेंगे। फिर है ना, सर ने बहुत अच्छी बात की है। मैं थोड़ा आप ये रिकॉर्डिंग के लिए ऊंचा बोल देता हूँ। सर ने कहा जी क्वेश्चन का कीवर्ड बनाएंगे, और फिर उन्होंने एक एग्जांपल दी, जैसे नेटवर्क का वर्ड है, वो जाके हम सर्च करते हैं। आपकी दो बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक आपने कहा थोड़ा सा माइंड में बिठाना है, और दूसरा आपने कहा है कि जाके ढूंढेंगे। ये जो थोड़ा सा माइंड में बिठाना और जाके ढूंढना है ना, लो जी इतनी सारी गेम हैगी जे ए आंदा है तो स्किमिंग एंड स्कैनिंग हो जानी। अब वो थोड़ा सा मेरी डेफिनेशन और होगी थोड़ी सी की, और आपकी और होगी। और जाके जब मैंने इसको स्कैन मारना है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो वर्ड एज इट इज तो मिलता नहीं है, ये भी एक बड़ा हर्डल है। ठीक है। और अगर मैं नेटवर्क का वर्ड फॉर एग्जांपल ढूंढ रहा हूँ और वो मुझे नहीं मिल रहा, तो मैं तो गुम हो जाऊंगा उसके अंदर। इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। सेकंड इशू, अगर जो वर्ड मैं ढूंढ रहा हूँ वो 3-4 जगह पे लिखा हुआ है, मुझे मिल भी जाता है, तो फिर मेरे लिए अगला इशू स्टार्ट हो जाएगा कि ऊपर वाली लाइन में आंसर है, नीचे वाली में, किससे नीचे वाली। ठीक है। तो फैक्टर्स हैं इसके अंदर। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये हमने देखा है कि स्किम एंड स्कैन करते कैसे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये टेक्निक छोड़ दें, अच्छी नहीं है। हर टेक्निक के लिए कोई ना कोई प्री रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। मेरा मानना ये है कि स्किम एंड स्कैन की टेक्निक के लिए जो रिक्वायरमेंट है, वो एक तो ये है कि आपकी वोकैबुलरी बड़ी हाई फाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने एक वर्ड पढ़ा है और वो वर्ड पैसेज में एज इट इज नहीं लिखा हुआ, सो अब ये आपने कैसे निकालना है कि इस वर्ड का कोई अल्टरनेटिव लिखा होगा तो उसका मतलब सेम है? नो, दैट्स अ चैलेंज। दूसरा ये कि वो लिखा कहाँ पे होगा, सारा तो ब्लैक एंड व्हाइट में है। अगर आपको जल्दी से सारा कुछ स्कैन करना है, फिर आपकी स्पीड बड़ी तेज होनी चाहिए। ये अब आपका सेकंड ट्रेड है जो आपके पास होना चाहिए। वोकैब इज वन एंड स्पीड इज अनदर। ठीक है। और फिर तीसरा ट्रेड होना चाहिए कि वोकैब मैच होनी चाहिए, कि जो मेरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट है और जो मेरी टेक्स्ट की स्टेटमेंट है वो सेंस सेम कर जाए। इसका मतलब है कि इतना आसान काम नहीं हैगा जितना सुनने च लगता है। कीवर्ड मार्क करो, पैसेज में जाओ, ढूंढो, और ऐसे करो ऐसे हो जाए। अच्छा, अब क्या करना चाहिए? ठीक है। अगर तो आप स्किम एंड स्कैन कर रहे हैं एंड यू आर कंफर्टेबल विद दैट वन, एंड यू थिंक के काम हो रहा है, और पैसेज में आप डबल फिगर में चले जाते हैं, 13 सवाल है, तो मेरा मानना है कि 10 जरूर आने चाहिए। तब इसका मतलब है कि आपकी ग्रिप में चीजें आ गई। 13 में से आप 6-7 में भी तो 50% वर्क है आपका। इसका मतलब है कि कन्वर्जन रेट इज नॉट गुड। तो कन्वर्जन रेट आपका 80-90% होना चाहिए जो भी आप मेथड अप्लाई करें। और उसके साथ फिर हम टाइम का जब जोड़ते हैं तो तब जाके एक टेक्निक जो डेवलप होना शुरू होती है। ठीक है। आई एम गोना टीच यू अ टेक्निक इन 2 वेज। पहले हम मेथड सीखेंगे। जब मेथड सीखते हैं तो हो सकता है एक सवाल के लिए भी आपको 10-10 मिनट लगे, कोई इशू नहीं। मेथड से आ जाएगा। जब उस मेथड को आप अप्लाई करेंगे बार 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 बार, टाइम ऑटोमेटिकली स्क्वीज होता जाएगा, क्योंकि आप फिर आप रिदम में आ जाते हैं, स्पीड आती है, आपको स्टेप समझ आ जाते हैं। ठीक है। वोकैब आप सबको पता है कि इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज। वोकैब का बहुत बड़ा प्ले है लिसनिंग में और रीडिंग में। एग्री और डिसएग्री, जिन्होंने कभी कोई आर्टिकल पढ़ा है, सारे लफ्ज समझ नहीं आते हैं, और जो क्वेश्चन होते हैं उसके भी कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मैच नहीं होते।
हम क्यों ना कोई ऐसा काम शुरू करें कि हमारा मसला हल होना शुरू हो जाए और हम बाद में अपना गियर चेंज करके एडवांस टेक्निक पे चले जाएं। सो आई थिंक स्किम एंड स्कैन इज अ गुड टेक्निक, इट्स अ बिट एडवांस टेक्निक। और अगर मेरी बेस ठीक नहीं है तो एडवांस टेक्निक शायद मेरे लिए इतनी फ्रूटफुल ना हो। फॉर दैट रीजन आई बिलीव के टेक्निक चेंज करनी चाहिए। अब जो मैं टेक्निक बताने लगा हूं, उसका नाम है रीडिंग टेक्निक। रीड करना हमने, स्किम स्कैन कोई नहीं मारना, हमने पढ़ना और आंसर निकालना है। जब मेरी रीडिंग से मेरे आंसर आने शुरू हो जाएंगे तो मैं जब वोकैब डेवलप कर चुका हूँगा, स्पीड बन चुकी होगी, मुझे ट्रांजिशन करते हुए टाइम नहीं लगेगा। आई कैन चेंज द टेक्निक एज वेल, और आई कैन कंटिन्यू विद द सेम टेक्निक एंड आई कैन स्टिल अटेम्प्ट द एंटायर पेपर। गुड। ये अगेन मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स की बात करूं, अपने स्टूडेंट्स से मेरा मुराद है जो मेरे लोकल पाकिस्तान की हैं, एशियन स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, एशिया तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, पाकिस्तान जी रहने हैं, क्योंकि साथ वाले मुल्क में कुछ और लेवल पे पढ़ाई हो रही है, उसके साथ वाले मुल्क में कुछ और लेवल पे पढ़ाई हो रही है। हम सिर्फ अपने सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, आप क्योंकि सब लोकल सिस्टम में पढ़े हैं तो आई नो व्हाट द लोकल सिस्टम इज टीचिंग। उन्होंने आपको किसने स्किल्स दी और आप किस लेवल पे हैं। तो क्रिटिकल एनालिसिस आजकल बच्चों को सिखाया जा रहा है जो अच्छे एडवांस स्कूल हैं। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल आप लोगों को क्रिटिकल एनालिसिस सिखाया गया हो। अगर क्रिटिकल एनालिसिस नहीं आता तो स्किम एंड स्कैन करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, हम देसी स्टाइल पे चलते हैं। एक बार ग्रिप तो ले लें, आप कॉन्फिडेंस ले लें कि मैं रीडिंग कर सकता हूँ, ये आगे बात। तो फिर टेक्निक चेंज करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। फिर आप कहेंगे अच्छा रीडिंग से हो रहा है ना, स्किम स्कैन से भी हो जाएगा। आप खुद गियर शिफ्ट करेंगे, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वी गुड, डन। हमने आ जाना है रीडिंग टेक्निक पे। ठीक है, स्टेप नंबर 1 हमारा सेम रहेगा, जैसे भी सर ने कहा था कि क्वेश्चंस पहले पढ़ लें। ठीक है, अब मैं इसकी एग्जांपल देने लगा, थोड़ा देर बोर्ड करें मेरे साथ। अब हमारा एक टॉपिक है डेड सी स्क्रॉल्स। फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू टू जस्ट रीड द फर्स्ट पैराग्राफ, आप पैराग्राफ पढ़ तो लेंगे, आप इसको समझ भी लेंगे, मगर आप शायद इसमें से चीजों को हाईलाइट ना करें कि क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी आप सिर्फ पढ़ रहे हैं। और अगर मैं आपसे इस सारे पैराग्राफ पढ़ने के बाद सवाल पूछूं तो मे भी आप आगे दोबारा कोई ना कोई लाइन पढ़ेंगे कि यार ये पूछा मेरे से, तो मुझे रीड करके पिन पॉइंट आंसर करना है। याद रखना, सिर्फ वन वर्ड आंसर मांगा होगा, तो वी नीड टू पिन पॉइंट प्रिसाइज आंसर चाहिए, दाएं बाएं नहीं हो सकते। इसलिए अगर मैं आपसे कहूँ ना सवाल पहले पढ़ लें और उसके बाद पैसेज पढ़ें या पैराग्राफ पढ़ें, तो जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे आप इंफॉर्मेशन तो रीड कर रहे होंगे, बट यू विल बी फोकस्ड ऑन कि क्वेश्चन की बात कहाँ लिखी हुई है, और वो जहां लिखी होगी आपको वो 2-3 लाइंस हाईलाइट हो जाएंगे ऑटोमेटिक, और फिर उसको नैरो डाउन करके वन वर्ड पे आना सामने हो जाएगा। तो चाहे रीडिंग टेक्निक करें चाहे स्किम स्कैन करें, आपका स्टेप नंबर 1 सेम रहता है, रीड द क्वेश्चंस। ठीक है, अब टाइम कम है और काम ज्यादा है, तो एक टाइम एक सवाल नहीं करना, एक टाइम में करने ज्यादा सवाल। आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ये जितने क्वेश्चन है ना, डिस्कवरी वर्ड से लेके ये जो आखिरी वर्ड है पपायरस तक, इसके कीवर्ड्स मार्क कर लें जैसे आपको आते हैं। ठीक है ना, सुना तो आपने होगा कीवर्ड की हम इतनी बातें करते हैं, सुभान साहब 2 दिन से आपको लिस्निंग में कीवर्ड पढ़ा रहे हैं। तो जो लिस्निंग वाले कीवर्ड है ना, वो कैसे मार्क करते हैं, यहाँ पे मार्क कर देंगे। उसके बाद हम इसको मिलके करेंगे, मिस्टी अपने अपने पेपर पे करना है, मेरे पेपर पे नहीं करना है, मेरा पेपर इस पे मैं करूंगा। ठीक है, तो आप मार्क करें 2 मिनट्स, उसके बाद मैं आपके साथ मार्क करूंगा, जस्ट द कीवर्ड्स, आंसर पे नहीं जाना अभी। आमिना जी, स्क्रीन पे मैंने काम करना है, आपके पास हैंड आउट होना चाहिए, आप उस पर मार्क करें, स्क्रीन पे मैं मार्क करूंगा। अच्छा कर लिए, बड़े तेज है यार, अभी तो 1.25 मिनट हुआ है। इसका मतलब है यार आप लोगों को तो बहुत कुछ आता है। चलो मिलके कर लें कीवर्ड मार्किंग। ठीक है, नाउ व्हाट आई बिलीव द कीवर्ड मार्किंग इज, जो स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं, अगर आपने ऐसे मार्के तो आप वो गलती एलिमिनेट करेंगे। कीवर्ड का कभी मतलब नहीं होता कि एक एक वर्ड को निशान लगाना है, ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर आपने एक वर्ड जैसे यहाँ पे शेपर्ड्स पे निशान लगा लिया, तो शेपर्ड्स का वर्ड तो हो सकता है कई जगह लिखा हो, या जैसे बेडोइन का वर्ड है, तो हो सकता है बेडोइन का वर्ड भी तो 3 जगह पे लिखा हो।
तो फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आंसर या कीवर्ड जो है हमेशा फ्रेज में मार्क करना, ठीक है। अब फ्रेज में कैसे मार्क करते हैं, आई मार्क इट। अगर आपने ऐसे किया तो फैंटास्टिक, अगर ऐसे नहीं है तो फिर ऐसे करना है आपने, ठीक है, बिकॉज दैट इज द राइट वे टू डू इट। अच्छा जी, ये ऊपर है जी डिस्कवरी, हेडर लगा है, जरूर मार्क करें। इस पूरे पेपर के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर दो हेडर्स हैं, एक डिस्कवरी है और 10 स्क्रॉल्स है। इसका है कि आपको उसने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया पहले से। डिस्कवरी के अंदर कुरम या कुराम, क्यू कैपिटल है, और आगे डेट लिखी 1946/7, इसका है कि 1940 और 47। जब भी आपके पास प्रॉपर नाउन आता है, प्रॉपर नाउन का मतलब है किसी जगह का, शख्स का नाम का वो नाम आ जाएगा, तो उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है। ये यहाँ पे ऐसे लिखा है ना, तो ये टेक्स्ट में भी ऐसे ही होगा। सो दैट्स अ प्राइमरी कीवर्ड, ठीक है, अंडरलाइन कर लिया हमने। इसका मतलब है कि मेरी जो नोट्स कंप्लीशन है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होनी है। अगर ये डेट और जगह का नाम मैच हो गया तो इन्फॉर्मेशन फ्लो करेगी। पहला बुलेट है जी, 3 बेडुइन शेपर्ड्स इन देयर टीम्स वर नियर एन ऑपरेट ओपनिंग ऑन साइड ऑफ क्लिफ। मैनी टाइम्स आई हैव सीन, जिस बुलेट में ब्लैंक नहीं होता स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं। कीवर्ड हर ब्लैंक का जो बुलेट का मार्क करना, आप इसका भी मार्क करते हैं। 3 बेडुइन शेपर्ड्स इन देयर टीम्स, ये यहां से लेके यहां तक एक वर्ड है, दैट्स फ्रेज, ठीक है। मींस टीन है, उनकी टाइप लिखी हुई है, वो उनकी जगह एरिया या उनकी कास्ट होगी, और वो यंग बच्चे हैं तीनों, टीन्स, ठीक है। वर नियर एन ओपनिंग, दैट्स माय सेकंड कीवर्ड, ऑन साइड ऑफ क्लिफ, ठीक है। बहुत बड़ा पहाड़ नहीं, कोई टीला है, ये टीला इसकी ओपनिंग के ऊपर है। अब ओपनिंग ऑन साइड ऑफ क्लिफ, इस बात का मतलब क्या है, इसकी सेंस क्या बनेगी। कीवर्ड तो मार्क कर दिए, ओपनिंग ऑन साइड ऑफ क्लिफ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस। She's open to the side. ये opening. केव, वर्ड में आपने भी सही किया, आपने भी सही किया, इसकी सेंस ही है गार जिसको बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने एक फ्रेज दे दिया हमें, ओपनिंग ऑन साइड ऑफ क्लिफ। नाउ दैट इज वोकैबुलरी। अगर आप सवाल पूछते हैं जी वोकैबुलरी कैसे बिल्ड करनी है, तो वोकैबुलरी माय डियर फ्रेंड्स ऐसे बिल्ड करनी है। यहाँ पे जो उसने 4 वर्ड्स लिखे हैं ना, एन ओपनिंग ऑन साइड ऑफ, 6 वर्ड्स बन रहे हैं। हो सकता है वहां पे उसने केव लिखा हो सिर्फ। सो दैट इज द थिंग टू लर्न, ठीक है। इसका मतलब है कि ये 3 बच्चे, तीनों शेपर्ड्स हैं, और शेपर्ड हमें पता है कि भेड़ बकरियां चराते हैं, तो ऑब्वियसली ये किसी को टेंड कर रहे होंगे। एंड दे आर ऑन अ साइड ऑफ समथिंग, मींस किसी गार की ओपनिंग पे, मुंह के ऊपर है। नाउ दैट्स वेयर द इंफॉर्मेशन इज स्टार्टिंग। सेकंड सेज जी, हर्ड अ नॉइज ऑफ ब्रेकिंग। जब भी आप कहते हैं ना व्हेन, व्हाई, हु, व्हाट, तो वहां से अगली बात शुरू होती है। तो कीवर्ड बनाने का बड़ा आसान तरीका है, ये यहां से लेके यहां तक जो है ना एक कीवर्ड है। उनको आवाज सुनाई दी टूटने की, व्हेन, जब, टीनेजर थ्रू आ। अब ब्लैंक से पहले हमेशा जो वर्ड होता है ना वो बहुत प्राइमरी होता है। अब यहाँ पे सिंगल आर्टिकल आ लगा हुआ है, एक चीज तो कंफर्म है, यहाँ पे आंसर सिंगुलर में आना चाहिए, प्लूरल वर्ड नहीं होना चाहिए। अगर आप उस पर्टिकुलर लाइन पे पहुंच जाते हो और आपको लग रहा है ये वर्ड आंसर है और वो प्लूरल में लिखा है, तो समझ जाए कि आप गलत वर्ड पिक करें, उसके आगे पीछे कोई वर्ड और पिक करें, सेंस बनाएं दोबारा। दूसरी चीज, खाली आ तो प्लूरल को डिफाइन कर रहा है, थ्रू क्या किया, थ्रू का क्या मतलब होता है, फेंकना, ठीक है ना। ही मस्ट हैव थ्रोन समथिंग, और जो भी इससे फेंका है ना, वो किसी चीज को जाकर अगर टूटने की आवाज आई है, उनको दिखाई दे रहा है कि सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। अब ये जो सारी चीजें ना, ये आपको आंसर की तरफ लेके जाती है। अगर वो स्टेटमेंट में कुछ देख रहे हैं और वो फेंक रहा है, तो वो उस लाइन में इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा कि उन्होंने कुछ फेंका है और तुमको सुनाई दिया है, ठीक है। अब फेंका क्या है, एक्चुअली उस पर सारा स्टेटमेंट टिका हुआ है। सो दैट इज वेयर द कीवर्ड कम्स इनटू प्ले। अगर आप कीवर्ड बना रहे हैं, लाइनें तो लगानी है, मगर लाइनों का कोई मकसद होना चाहिए, आपकी सेंस क्रिएट होनी चाहिए। अब देखिए, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको ना टेक ए टाइम, मगर जब आप ये सीख जाएंगे, आप इसको सेकंड्स में कर रहे हो, तब काम स्पीड में होता है, क्योंकि प्रैक्टिस में आगे होते हैं, आंसर्स की एक्यूरेसी बढ़ती है। आगे चलते हैं। टीनेजर्स वेंट इनटू दी, वेंट इनटू
दी एक ही आ गया। अब यहाँ पे देखिए ब्लैंक से पहले फिर आर्टिकल आ गया दी का। जब भी दी का आर्टिकल आता है तो हम किसी स्पेसिफिक वर्ड को पिक करते हैं। और वेंट मीन्स जाना, और इनटू मीन्स अब अंदर जाना, इसकी ट्रांसलेशन ही होगी। छोटे छोटे वर्ड्स हैं मगर यही सेंस क्रिएट करते हैं। अब ये वहां पे हो सकता है वेंट इनटू ना लिखा हो, उन्होंने कुछ और लिखा हो वहां पे, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू मेक अ सेंस। इसलिए अगर आप खाली टीनेजर्स को मार्क कर लेते हैं और वेंट इनटू को छोड़ देते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। दैट इज वाई ऑलवेज प्रेफर के कीवर्ड फ्रेज में मार्क करना है, चंक में। दैट इज मेक मोर सेंस। और आगे लिखा हुआ है जी एंड फाउंड अ नंबर ऑफ कंटेनर्स मेड ऑफ डैश। ये जो एंड है इसका उर्दू में क्या ट्रांसलेशन लेते हैं? और मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, अलिफ वाव और रे। ठीक है। उर्दू में जब हम और कहते हैं तो इसका मतलब है कि दोनों बातें, इससे पहली वाली और इसके बाद वाली, जो हम और वर्ड से पहले और बाद में लगाएंगे। ठीक है। एंड का मतलब भी यही है। अब जब तक ये दोनों बातें मैच नहीं ना होंगी, ये दो वर्ड्स आपको मिलने नहीं आंसर में। जब वो अंदर गए तो ये हुआ और उनको ये मिला, दे फाउंड आ, और वहां पे जो मिला है वो भी नंबर में होना चाहिए, अ नंबर ऑफ कंटेनर्स। ठीक है। अब इसको लिखते हैं हमेशा आ नंबर ही है मगर आगे ये प्लूरल में ही आ रहा होता है। ठीक है। अब मैं जरा इसको क्लीन क्लीन मार्क कर लेता हूँ। सो दैट्स योर वन कीवर्ड इन देयर टीम्स। यहां तक हमने मार्क किया था वर ऑन एन ओपनिंग ऑन साइड ऑफ क्लिफ। ये हमने यहां से यहां तक एक कीवर्ड मार्क किया था एंड दिस इज वन कीवर्ड। ये हमने ब्लैंक से पहले एक ही कीवर्ड मार्क किया था, एंड को मैंने अलग दिया था। और फाउंड अ नंबर ऑफ कंटेनर्स, ये यहां तक एक ही कीवर्ड है। अगर मैं कहता हूँ जी मेड ऑफ, मेड का क्या मतलब होता है? बनाना। ठीक है। जब ये आता है ना फ्रेज मेड ऑफ, इसका मतलब कि किस चीज का बना हो। हम एक्चुअली मटेरियल की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो जब आप कीवर्ड मार्क करते हैं तो सेंस आनी चाहिए। अब इसका मतलब है कंटेनर्स का मटेरियल। ठीक है। और वो गए किसके अंदर थे, वहां पे मिला, और ये तीन चार चीजें हमें मिल गई। यहां तक मेरे साथ है? ठीक है। अभी इतना ही रखते हैं। अब मुझे पैसेज पे जाएं और शुरू से स्कैन करके बता ये कॉलम 1946 47 कहाँ लिखा हुआ है, राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन पढ़ना शुरू करें। और जहां पे आएगा वहां पे अपने बताना सर इस लाइन में लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ में है। आपने पढ़ भी लिया, बड़ी फास्ट हो यार तुझे। फर्स्ट पैराग्राफ में कहाँ पे है जी? फर्स्ट लाइन में ही है। डेट और सेकंड लाइन में ओ तड़ा बला, चलो जी। जैसे आप फर्स्ट पैराग्राफ में आए हैं आपको दोनों रेफरेंस मिल गए। इसका मतलब है कि हम यहीं पे टेंटिव हो गए हैं। 46 भी है, 47 भी है, कुरान भी है। इसका मतलब डिस्कवरी इसके अंदर लिखी होगी। ठीक है। अब मैं आपको 3 से 4 मिनट दे रहा हूँ, खामोशी से अपना अपना काम करें। वो तीन जो बुलेट्स हैं हमें 1 2 3 का आंसर निकाल दो। जब आंसर निकल आएगा बोलना नहीं है, मुझे बता देना कि सर आई एम डन। होल्ड करें। आप मेरी बात नहीं ना सुन रहे थे, आप काम कर रहे हो। ठीक है, होल्ड करें, होल्ड करें, होल्ड करें, करते हैं। शायद आपने इतना अच्छा कर दिया कि आंसर हमने ले लिए हैं जो ये जीटी के कैंडिडेट से मैंने इनसे पूछा। पहला आंसर इन्होंने रॉक बताया है, दूसरा केव है, तीसरा क्ले है। सबका यही है, करेक्ट आंसर्स हैं। ठीक है। देखिए बात होती है टेक्निक की, ये हम एकेडमिक का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इसी मैंने जीटी वाले से पूछा था। तो अगर आप आंसर निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि एकेडमिक और जीटी कुछ नहीं होता, ये सिर्फ टेक्निक है। अगर आपको चाहिए ना 8 बैंड 9 बैंड, आप इमिग्रेशन के कैंडिडेट हैं, तो जीटी वालों को सजेशन है कि एकेडमिक के पेपर सॉल्व करें, तब 8 9 बैंड आएगा। गुड। और एकेडमिक वालों को सजेशन है अगर आपको शुरू शुरू में समझ नहीं ना आता चीज़ों का, तो फिर जीटी का पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि वो इससे भी ईजी है। क्योंकि जब बेस बनानी होती है, चीज़ें पिक करनी होती हैं, टेक्निक नहीं आती है, देन यू ऑलवेज स्टार्ट विद द इजीएस्ट वन। अगर आपने पहले छलांग मार लिया, आपको स्कूल में दाखिल कराने गए हो, समझे आप 4 साल के हैं, तो मैं आपको 10वीं में दाखिला करा हूँ, फिर की होएगा? फिर तो तुम रोज ही रोंदे जाओगे तो रोंदे ही आओगे। ऐसे ही है। तो बात यह है कि बेस से आगे जाते हैं। अगर आप शार्प है तो आप क्लास 1 से सीधा क्लास 5 में भी जा सकते हैं, फिर 5 से 10 में भी आ सकते हैं। जी तुसी को जी पहले दिन ही मैंने 10वीं जवाड़ दो, मैथ स्किमिंग स्कैनिंग ही करनी, देखी जाएगी फ्रेंच में, स्लोली एंड स्टेडली आप खुद गियर शिफ्ट करेंगे। ठीक है। मेरा ख्याल है मुझे इस पर डिस्कशन की जरूरत है, दिस इज दैट इजी। गुड।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आई एम गोना गिव यू 5 मिनट्स इन टोटल, नो मोर देन 5 मिनट्स। ये जो आपके नीचे स्क्रॉल्स वाले 3 स्टेटमेंट्स हैं, दो ही हैं, 4 5, इनके कीवर्ड भी मार्क कर और मुझे आंसर भी निकाल के दें। ये वैसे 5 मिनट बहुत ज्यादा हो गए हैं, 3 मिनट ही दूंगा, 3 मिनट्स। यू गॉट 3 मिनट्स ऑन द क्लॉक। स्क्रॉल्स वाले ये सारे बुलेट्स, 2 क्वेश्चन इसमें मुझे सॉल्व करके दें, बोलना नहीं है, आंसर होल्ड करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है जी एस एन एस, आई थिंक ये प्रोनाउंसिएशन बनेगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, और Essence. 5th इज हिब्रू। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे जिनका गलत है। आपको अगर नहीं पता लग रहा है तो आंसर में जाके देखिए, एक ये लिखा हुआ है और एक ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी है, ये दोनों जगह से निकल रहा आंसर। वैसे तो आंसर इसी लाइन में है, मगर ये 2 आंसर्स हैं। हाँ जी, जिनका गलत है आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से चेक करें और मुझे आपने ओके करना है। अगर ओके नहीं है तो आई विल लाइक मैच द वोकैब, फिर आपको वोकैब मैच भी सिखाते हैं कैसे करना है। नहीं की बात बहुत ना है। हाँ जी, लेसन लैंग्वेज तो काफ़ी ज़्यादा लिखी हुई है। लैंग्वेजेस का वर्ड ये भी लिखा है, एंशंट वर्जन भी लिखा है, अरामिक भी लिखा हुआ है और ग्रीक भी है। तो यही तो उनका काम है, उन्होंने तो बहुत दफ़ा लिखना है। एलो जी, ए भी लिखा है लैंग्वेज, ए भी जगह तो ना है। यही तो कह रहा हूँ, यही तो प्रॉब्लम होता है स्किम एंड स्कैन के अंदर, तो कई जगह पे इंफॉर्मेशन मल्टीपल स्पेसिस पे हम गुम हो जाते हैं। पढ़ेंगे ना सीक्वेंस में आपको आंसर मिलेगा। वो मेजॉरिटी ऑफ टेक्स्ट जो लिखा था उसके मिले। चलिए इसको मैं जरा जल्दी से क्रैक करता हूँ, फिर हमने अगला काम भी करना है। ठीक है, पीछे पार्टी स्टार्ट कर। अब बेहतर है? नहीं, और तो कोई भी नहीं है क्योंकि वो जो है ना, वो जो आप कह रही हैं वो राइट इन द सेंटर, वो इसकी लाइट है प्रोजेक्टर की। इसका हम कुछ करते हैं हल, फिलहाल आपको तंग करेगी। अच्छा जी, लेट्स मार्क द कीवर्ड्स क्विकली एंड देन आई विल टेक यू टू द टेक्स्ट। अब डिस्कवरी वाली बात खत्म होगी, उन्होंने कहा जी स्क्रॉल्स पे आ जाए। स्क्रॉल्स इटसेल्फ जो है ना, जो मिले हैं वो जिस दिन ये डिस्कवरी है उससे भी बहुत पुरानी है। तो बात कर रहे हैं जी डेटा फ्रॉम बिटवीन 150 BC एंड 70 CE। ठीक है, जब भी आपको डेट्स आती हैं ना, तो वो आमतौर पे फिगर्स में एज इट इज लिखी होती है, तो बड़ा इजी पिकअप हो जाता है। दैट्स अगेन प्राइमरी कीवर्ड। अगर आपको ये लाइन मिल गई कहाँ पे लिखी है, तो ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन फ्लो करेगी। ठीक है, क्योंकि आंसर सारे आपके ब्लैंक्स के अंदर या टेक्स्ट के अंदर सीक्वेंस के अंदर आते हैं। एक मिल गया उसके बाद ही आंसर लाएंगे। स्टेटमेंट कह रही जी थॉट टू हैव बीन रिटन। किन्होंने लिखा है जी, अगेन मैंने बाय पे इसको ब्रेक किया है, बाय ग्रुप ऑफ पीपल, ये एक ही वर्ड है, नोन एज। ठीक है, जिन्होंने लिखा है ना उन लोगों का बताना है वो कौन से लोग थे। अब उनका कास्ट आ सकती है, उनकी कंट्री आ सकती है, उनकी ट्राइब आ सकती है, जो भी है। एक शख्स का नाम नहीं है, ग्रुप का नाम है, तो इसका मतलब वो एक ही नाम होगा। ठीक है, दूसरा है जी रिटन मेनली इन दी। आई थिंक ये वाला काफी आसान था, ये तो एक ही कीवर्ड है, रिटन मेनली इन दी डैश लैंग्वेज। यहाँ पे लैंग्वेज का नाम आना है। और हम ये आखिरी वाला भी मार्क कर लेते हैं। मोस्ट आर ऑन रिलीजियस टॉपिक्स, रिटन यूजिंग इंक ऑन पार्चमेंट और papyrus। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा डेट्स मैच करते हैं। डेट्स मैच होगी तो इन्फॉर्मेशन फ्लो कर देगी। हमने ये 150 और 170 को मार्क करना है। क्या कह रहे हैं मिस्टर, रहती है आप अभी लगा ले। अच्छा जी, हमने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था, इसमें ऑलमोस्ट हमारे आंसर्स मिल गए थे, मगर जैसे हमने अगले कीवर्ड मार्क किए हैं वो आपके सेकंड पैराग्राफ के अंदर दूसरी लाइन में लिखे होंगे। ऐसे ही ये आपका कीवर्ड मैच हो रहा है। आना आपने सीक्वेंस में ही है, यहां से पढ़ते पढ़ते आप नीचे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा जी द ओरिजिन ऑफ द डेड सी स्क्रॉल्स व्हिच वर रिटन अराउंड 2000 years ago between 150 BC and 70 CE is still the subject of scholarly debate even today। ठीक है, ये एक उन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी है। अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग थ्योरी they are the work, they means scrolls, ये डेड सी स्क्रॉल्स, they are the work means इन्होंने प्रोड्यूस किया of a population हो गया ग्रुप ऑफ पीपल that inhabited the area। inhabit means बुदोबाश करना, रहना वहां पे, किस एरिया में, until Roman troops destroyed the settlement।
ये उसी एरिया में रहते थे जब तक रोमन की फौजें नहीं आई, अराउंड 70 सी, इसलिए उन्होंने डेट दी हुई। तो ये उन लोगों ने लिखा है, अभी उन लोगों का बताया नहीं कि वो कौन है। द एरिया वॉज नोन एज जूरिया, ठीक है, जैसे हम कहते हैं एरिया लाहौर का है। एट दैट टाइम, उस जमाने में उसका नाम ये था। एंड द पीपल आर thought to have belonged to a group called एसनेस, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, ई भी कैपिटल है, और ये देखिए आपकी पूरी लाइन मैच हो रही है, थॉट टू हैव बिलोंग टू अ ग्रुप। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है थॉट टू हैव बीन रिटन बाय ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, अब ये देखिए जो बात अब सीखने की है कि आपको आंसर क्यों नहीं मिला, ये जो कॉल्ड का वर्ड है ना, ये उसने रिप्लेस किया है नोन एज को, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ। ठीक है, ये जो आ ग्रुप है, ये ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक ही वर्ड उस फ्रेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, थॉट टू हैव, ये तो एज इट इज आ गया थॉट, और ये जो बिलोंग्ड है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हैव बीन रिटन को, ये पैराफ्रेज है, क्योंकि ये एक रिटन मटेरियल मिला है, डॉक्यूमेंट की हम बात कर रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूँ जी ये इनका है, और बात है कि वो लिखा किसने है, तो एक्चुअली ये जो रिटन का वर्ड यहाँ लिखा है ना, ये यहाँ जाकर इसने बिलोंग के साथ पैराफ्रेज कर। नो, दिस इज व्हाट वी नीड टू लर्न। अगर आपका आंसर गलत है, फिर इसका मतलब कि वोकैब मैच पे काम करने की जरूरत है। अब जैसे मैंने बता भी दिया जी ये आंसर है, ये आप पीछे लिस्ट से भी देख सकते हैं। ठीक है, हम ना एक टर्म यूज करते हैं, इंग्लिश का वर्ड है, इसको हम बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि एक चीज है कि आप पुर्जे जोड़ जोड़ के एक चीज बना लें, और एक होता है कि उस चीज के पुर्जे कर करके उसके रॉ पार्ट्स पे आ जाए। अब हमारा काम की हम सारी टेक्निक्स अप्लाई करके आंसर निकालते हैं, आंसर मेरा निकला है गलत, फिर आप की चेक करते हैं। अब जब आपको की से आंसर मिला है ना, अब वहां से रिवर्स है, क्योंकि आपका रीडिंग का है कि कॉपी एंड पेस्ट है, वो वर्ड तो लिखा होगा पूरे आर्टिकल में, ढूंढे लिखा कहाँ पे हुआ है। अगर आप सीक्वेंस में आ रहे हो तो आपको वैसे ही पता होगा जी इस लाइन में इस पैराग्राफ में आना चाहिए, आपने वर्ड फाइनल कर लिया, अब ये वर्ड है। अब आपने यहाँ से रिवर्स जाना है, यार ऐसा यहाँ पे क्या लिखा है जो कि इस मेरी लाइन को जाके ये मैच कर। आपको ये पिन पॉइंट खेलना पड़ेगा, तब जाके गेम आएगी कि मैं अगर उस लाइन में आ जाता हूँ तो फिर उस वर्ड पे क्यों नहीं आता हूँ। तो फिर वो रिवर्स इंजीनियरिंग वाला जो है ना टिप आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। रिवर्स है कोई बात नहीं। अब देखना, जैसे मैंने आपको अप्लाई करा है, थॉट टू हैव किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिलोंग किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अ ग्रुप किसकी ट्रांसलेशन या लाइक रिप्लेसमेंट है, और कॉल्ड किसकी है, फिर पीछे एक ही वर्ड रह जाएगा जो कि आंसर था अंदर। अब ये क्वेश्चन अभी भी तरह मुश्किल नहीं है, आसान है। ये ज्यादा काम आता है जब आपके हार्डर क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे जब आप रिवर्स जाते हैं, तब आपको एक्चुअली मेथड ना एग्जीक्यूट होता हुआ नजर आता है कि ऐसे पढ़ूंगा, ऐसे कीवर्ड मार्क करूंगा तो इस लाइन में यहाँ पे आके ये वाला वर्ड ऐसे मैच होगा। अब अगला क्वेश्चन ठीक करेंगे। हाँ जी, अच्छा तो गल ओके है, यस। ठीक है। अगला आंसर था हमारा हिब्रू। स्टेटमेंट में लिखा है जी रिटन मेनली इन द डैश लैंग्वेज, मेनली। आपके पास यहाँ पे इस पैराग्राफ में दो तीन लैंग्वेजेस का जिक्र है। यहाँ पे लिखा है द मेजोरिटी ऑफ द टेक्स्ट, ये लीजिए पहली लाइन में आंसर आर इन हिब्रू, लैंग्वेज का नाम लिखा हुआ है। अब उन्होंने आगे भी बताया है कुछ फ्रेगमेंट्स हैं जो एंशंट वर्जन है, एंशंट का मतलब होता है पुराना। जैसे एक लैंग्वेज है वो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होकर चेंज हो जाती है, जैसे अगर आप लाइक अर्ली इंग्लिश पढ़ें तो वो भी बहुत मुश्किल थी, इंग्लिश भी काफी इवॉल्व हो गई हुई है। इसका मतलब है कि ये कुछ स्क्रॉल्स हैं जो एंशंट हिब्रू में है, कुछ हैं जो लेटेस्ट हिब्रू के अंदर है। जैसे जैसे वक्त चेंज हुआ, लैंग्वेज में कुछ बदलाव आया होगा। तो ये एंशंट तो कोई आंसर नहीं है, लैंग्वेज का नाम आना था। वैसे भी कीवर्ड ने आपको बताया लैंग्वेज का नाम प्रॉपर नाउन होना चाहिए था, कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए था। अगर आपने एंशंट लिखा तो आपको पहले ही पता नहीं था, मैं तो गलत वर्ड पिक कर रहा हूँ, है आसपास ही। आगे था कि जी इसके बाद आपको कुछ स्क्रॉल्स मिले हैं जो अरामीक लैंग्वेज के अंदर है, सम स्क्रॉल्स, तो सम और मोस्ट के अंदर तो मेरा ख्याल है कॉन्ट्राडिक्शन है। और कुछ हैं जो बाद में कन्वर्ट हुए, सेवरल टेक्स्ट। अब मेरे पास मुझे बताएं सेवरल, मेजोरिटी और सम, अगर आपको इन तीन वर्ड्स का मीनिंग आता है और तीन लैंग्वेजेस लिखी हैं, यू कैन इजिली आइडेंटिफाई कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। आज आके गल कितने मुकी वो क्या आपते, अब ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं। तो अगर आप ये ऐसे मैच कर लेते हैं, अब ये लर्निंग आपकी, आइंदा कभी इस तरह का कोई भी टेक्स्ट आएगा, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि मेजोरिटी, सम और सेवरल में फर्क क्या है।
और आंसर कैसे निकालना, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके हो गया वो तो पार्ट कैलकुलेशन आ गया, पूरा भी जाएगी। सर? बढ़िया, अभी तो आपने बहुत सारे हो गए, नहीं सुना होगा। ठीक है, हाँ जी, सब अच्छा है। अच्छा, अब इसकी फाइनल टिप्स ले ले, फिर हम सेकंड पोर्शन पे चलते हैं। फाइनल टिप्स क्या है? मैंने आपको शुरू में बताया था कि जनरली हम रीडिंग के करेंगे, वो हमारी जनरल टेक्निक है, मगर जैसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना, उन क्वेश्चंस की कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स होती हैं। नोट्स की बात करने लगे, एनो थोड़ा जना इंच कर लेंगे, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, द सुपर टिप फॉर द नोट्स। नोट्स हमेशा इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स हैं, ये कंटिन्यूएशन नहीं है, कि समरी नहीं है। समरी भी आती है, उसमें कुछ और चीजें होती हैं। तो ये एक एक स्टेटमेंट है, आएंगी सीक्वेंस के अंदर। पहली चीज आपने याद रखनी है, सीक्वेंस ऑर्डर फॉलो करना है। आप देखें तो सारे आंसर सीक्वेंस में, ठीक है। आई से 99.9% देगा नो बी इन सीक्वेंस, ठीक है। कभी कभी ऊपर नीचे हो सकता है, मगर ये सीक्वेंस में होते हैं। एक आंसर मिल गया, दूसरा उसके बाद ही आएगा, तीसरा उसके बाद आएगा। अगर आप जा रहे हैं स्टेटमेंट्स पे, आपको आंसर नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, छोड़ दें, अगला आंसर निकाल लें। अगर आपको फिफ्थ आंसर मिल गया है ना, और थर्ड मिल गया, फोर्थ नहीं मिला, अब डेड श्योर हो जाएंगे यार, उनके दरमियान का जो पोर्शन है ना, 3-4 लाइन, वहीं पे आंसर। फिर फोकस्ड होके पड़े, आपको कैब मैच करनी और आसान हो जाए। ऐसा नहीं कि करके ही आगे जाना है, ये नहीं मिल रहा तो अगला कर ले, ये अब टाइम मैनेजमेंट है साथ। गुड, एक टिप ये होगी। दूसरी टिप ये, आमतौर पे ये जो आपके नोट्स कंप्लीशन आते हैं बुलेट्स के, ये जरूरी नहीं कि कंसेक्यूटिव पैराग्राफ्स में से पैराग्राफ का जंप भी आ सकता है। जैसे भी थे पहले A B C, पहले 3 पैराग्राफ्स में हो सकता है, पहले पैराग्राफ में आंसर होता, दूसरे में ना होता, तीसरे में होता, और फिर पांचवें में होता। आएगा सिक्वेंशियल ऑर्डर, मगर जंप आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर किसी पैराग्राफ पे नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। जैसे हमने पहले 3 निकाले हैं, वो पहले पैराग्राफ के मिडिल में ही आ गए, तो एक्सपेक्टेड क्या होगा कि ए के अंदर ही आगे कहीं आंसर होगा। अब आगे पढ़ रहे हैं, आंसर ही नहीं आ रहा, और जो फोर्थ आंसर है वो दूसरे पैराग्राफ के एंड पे जाके लिखा हुआ है। तो क्या होता है, कई बार स्टूडेंट ना कंफ्यूज हो जाता है। स्टूडेंट को लगे यार पहले 3 आंसर 2-3 लाइनों में आ गए हैं, तो अगला आंसर इतनी दूर नहीं होगा, नहीं नहीं पीछे जाना है। अब आप टेक्निक को फॉलो करते हुए उन्हीं लाइंस को दोबारा से री रीड कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं से आप कोई जोड़ तोड़ करके निकाल ही लेंगे, हालांकि वहां पे आंसर नहीं लिखा होगा। ना, दिस इज द टिप यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। जंप भी आ सकता है, तो कोई टेंशन नहीं है, फॉरवर्ड होते जाए, कीवर्ड जहाँ पे मैच होंगे, गुड। और अगर चौथा नहीं मिल रहा, पांचवा मिल गया है, तो फिर वहां से रिवर्स लेके आप चौथे को निकाल सकते हैं। हाँ जी, ये एक्स्ट्रा टिप्स थी इसके लिए, सिर्फ ये जो हमने नोट्स कंप्लीशन की है। हाँ जी, आर वी गुड? कोई बात रहेगी हो तो मुझे पूछ ले, नहीं तो फिर हम अब सेकंड टाइप पे जा रहे हैं। सब अच्छा है? चलो ठीक है। जो 2-3 लोगों ने माड़ा माड़ा जाए यस क्या, मैं उनकी बात मान लेता हूँ, ठीक है। माड़ा माड़ा समझते हो ना, हल्का हल्का। और जी, लेट्स कम टू दिस पोर्शन, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। बहुत ही अच्छे मशहूर क्वेश्चंस, और आइल्स के अंदर वन ऑफ द लाजमी क्वेश्चंस। चलिए, रिकॉर्डिंग हो रही है, एक वाक्य सुनाता हूँ पहले, मजे का है, सुनना है। मुहर्रम आ रहे ना, मुझे वाक्य याद आ गया। मेरे पास ना एक लड़का आता था, उसके वालिद साहब ना गद्दी नशीन अभी भी हैं। ये जो हमारे पास इमाम बारगाह है ना, सैयद साहब, इनका बेटा था। हाँ नहीं है, सॉरी। तो मुहर्रम में चल रहे थे सेब, पहली मुहर्रम से, और आपको पता है वो लाइक जो गद्दी नशीन होते हैं, वो पूरा उन्होंने चलाना, तो लाइक कटर किस्म के थे। तो बाहर जाना था, तो दिन भी यही थे, सितंबर, ये जुलाई अगस्त तो सितंबर में इनटेक थी। पढ़ता पढ़ता कोई नहीं था, ते बाहर जाना है, ठीक है। तो कम से कम कुछ 4-5 अटेम्प्ट उसने की। अब तैयारी करने का हमारा तरीका कर गया था, वो मेरी बात नहीं सुनता था, कहता था सर मैं जैसे करूँ ऐसे पढ़ाते मुझे, बस मेरा पेपर निकल जाए। मैंने कहा चलो ठीक है, आ जाओ। एक दिन आया, कहता सर बस फिलिंग द ब्लैंक्स करा दो। वो मुझे आगे ना, तो मेरा बैंड आ जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। मैंने टेक्निक्स बता दी, पेपर दे गया, फेल हो गया। होना ही सी। हुआ क्या, उस पेपर में फिलिंग द ब्लैंक्स आई 4-5, बाकी सारे एमसीक्यूज और ये और वो सारा कुछ। कहता सर ट्रू फॉल्स बड़े ज्यादा आए सर, मुझे ट्रू फॉल्स सिखा दें, बस वो सिखा दे, इतने में कराऊंगा ना तो मेरा पेपर क्लियर हो जाए। फिर ठीक है, फिर ट्रू फॉल्स का उसको रट्टा लगवा दिया कि ये करो नहीं तो ये कराना। पेपर देने का उसमें ट्रू फॉल्स ही नहीं आए। फिर कहता सर आज के ट्रू फॉल्स ही नहीं आए।
फिर तीसरी चौथी कुछ 6-7 अटेम्प्ट करके हम बहरहाल इस वक्त ऑस्ट्रेलिया बैठा होगा। है? सो द इसका नाम था नाम मुझे अब याद नहीं आ रहा। जहांगीर तो नहीं था नाम? नहीं मुझे नहीं याद आ रहा, वो तो लानिया ने दो दी। यार ये तो होगा ना। सो द थिंग इज दिस, आई बिलीव कि पेपर में ना चॉइस के साथ नहीं जाना आपने। कुछ क्वेश्चन हम कहते हैं लाजमी आने, मगर यू नेवर नो। ठीक है, ये मुझे उसी की बात से तजुर्बा हुआ, जब उससे कहा ना सर ये तैयार करा दें, तो पेपर में ये नंबर मिक्स होता रहता है, कभी कोई क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं, कभी कोई क्वेश्चन कम आते हैं। ठीक है, तो ये फ्लक्चुएशन में रहता है। सो दैट इज वन ऑफ माई डियर स्टूडेंट्स, तो जब भी मैं ट्रू फॉल्स कराता हूँ मुझे बहुत याद आता है। सो कमिंग बैक टू द ट्रू फॉल्स, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, बाकी काम इसका बड़ा आसान है। ठीक है, मेरा एक सिंपल सा मेथड, आई गो विद दैट मेथड, आई बिलीव कि चीजें क्लियर हो जाएंगी। एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि आपने किसी भी स्टेटमेंट को ट्रू का स्टेटस देना है सिर्फ और सिर्फ तब अगर वो स्टेटमेंट एग्री करती है विद द इंफॉर्मेशन। एग्री का मैं सिंपल सा आपको मतलब बताता हूँ कि स्टेटमेंट जो यहाँ पे लिखी है और जो टेक्स्ट में लिखी है, उनकी जो सेंस है वो 100% सेम होनी चाहिए। 100 समझते हैं ना, मुकम्मल 99 की बात नहीं कर रहा, 100% द सेंस शुड मैच। ठीक है, फॉल्स तब होगी अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट होगी। ठीक है, अब कॉन्ट्राडिक्ट ना एक टेक्निक होती है, आपने समझनी है। स्टेटमेंट कभी भी पूरी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होती, एक वर्ड होता है जो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है। ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, दोनों स्टेटमेंट में एक ही वर्ड है, नो का या नॉट का, जिसने पूरी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट करवा दी। तो फॉल्स स्टेटमेंट जो है ना, इसलिए लोग मिक्स कर जाते हैं क्योंकि वो स्टेटमेंट सारी के सारी ट्रू नजर आ रही होती है, उसमें कोई एक वर्ड होता है जो कि उलट लिखा होता है, वन वर्ड, दैट्स वाई इट गोस कॉन्ट्राडिक्ट। तो वो मैच 100% होती है, मैं मैचिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इधर मैं साथ लिख देता हूँ, वो मैच 100% होती है, मगर उस स्टेटमेंट में एक वर्ड होता है जो उलट लिखा होता है, वन वर्ड। कभी कभी दो भी हो जाते हैं, अमीना ने कहना सिर्फ कोई क्या कोई ना कोई एक या दो वर्ड कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हैं, जरूरी नहीं कि वो नो के साथ आएगा। अब उस स्टेटमेंट की सेंस पे आपने जानना होता है कि ये स्टेटमेंट ये कह रही है कि इसकी सेंस क्या बन रही है। मेक सेंस, वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे, निकल आएगा। नॉट गिवन इज काइंड ऑफ वेरी इजी। एक नॉट गिवन होता है कि इसकी इंफॉर्मेशन टेक्स्ट में गिवन ही नहीं होती, 0%। जो आपकी स्टेटमेंट कह रही है वो लिखी नहीं हुई है, मगर इसके साथ इसकी एक और वर्जन भी आता है। कहले नॉट गिवन स्टेटमेंट के दो वर्जन है। एक तो ना आपने स्टेटमेंट पढ़ी, आप कहेंगे यार मैंने पूरा टेक्स्ट पढ़ ली तो लिखा ही नहीं होगा कहीं पे, वो तो नॉट गिवन होगी। एक स्टेटमेंट होती है जो कि 50 से 70% मेंशन्ड होती है, बाकी का 50 या 30% मिसिंग होता है। ये मैं यहाँ पे मिस का वर्ड लिख देता हूँ। ये इनकी कंडीशंस होने की अलामतें हैं, या ये इसकी आगे फर्दर कंडीशन है। कोई स्टेटमेंट अगर ये स्टेटस होल्ड करती है तब उसको हम ये मार्क कर देते हैं। ट्रू इज ऑलवेज गोइंग टू मैच सेंस वाइज, false will always match 100%, but there will be one word which is going to contradict the information. And not given यहाँ तो जिक्र ही नहीं होगा, 0%। यहाँ वो स्टेटमेंट आधी लिखी होगी, 70% लिखी होगी, उसका कुछ पोर्शन है स्टेटमेंट का, एक फ्रेज 2-3 वर्ड, वो मिसिंग होंगे, वो लिखे ही नहीं होंगे टेक्स्ट के अंदर। इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये फॉल्स है कि नॉट गिवन। तो फॉल्स में देखें, नॉट गिवन में कितना वाजिया फर्क है। फॉल्स में तो इंफॉर्मेशन 100% मैच हो रही है, वर्ड है जो नेगेटिव है, और नॉट गिवन में तो इंफॉर्मेशन है ही नहीं है, कोई 2-3 वर्ड्स, आधी स्टेटमेंट होगी ही नहीं, तब वो नॉट गिवन में होगी। लिखा हुआ है देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। आप देखिए आइल्स वालों ने क्या लिख के दिया आपको, ये बात समझ आ गई। आप इसको ढूंढना कैसे, ये ऑन कर दूं, लाइट भी ऑन कर दूं? Slightly. अच्छा स्लाइटली, ठीक है। वो मुझे एस ने सुनाई दिया, लाइटली सुनाई दे दिया। अब सॉल्व करने का तरीकाकार बता रहा हूँ मैं। जब पर्सनली मैं अपना बताता हूँ, क्योंकि अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे ख्याल आप भी कर लेंगे। मैं जब भी ट्रू फॉल्स करता हूँ ना, मैं बाय डिफॉल्ट एज्यूम कर लेता हूँ कि ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, क्योंकि ट्रू निकालना सबसे ज्यादा आसान होता है, क्योंकि स्टेटमेंट मैच होगी, सारी बात लिखी होगी, सेंस मैच होनी चाहिए। जो चीज नहीं है ना, मैं कहूंगा जिस कमरे में क्या कमी है वो बताएं,
तो आप सबके बड़े डिफरेंट व्यू होंगे। मगर मैं कहूंगा इस कमरे में क्या है, आप सबका एक ही आंसर होगा, क्योंकि जो है आपने वही बताना। मेक सेंस? तो जब हम नहीं को ढूंढते हैं ना, मेरी अपनी अपनी परसेप्शन आ जाती है। जब अपनी परसेप्शन आप डालते तो आप सेंटेंस को कुछ का कुछ बना देते, तो काम खराब हो जाता है। इसलिए डिफॉल्ट अज्यूम क्या करेंगे, सारी स्टेटमेंट्स ट्रू है। अगर ट्रू है तो ये इन्फॉर्मेशन 100% मैच होनी चाहिए। अगर तो वो मैच हो जाती है फिर तो आपका काम वहीं पे खत्म हो जाता है। और अगर सारी स्टेटमेंट 100% मैच हो रही है तो वो जो कॉन्ट्राडिक्टिंग वर्ड है वो खुद ब खुद हाईलाइट हो जाएगा। और अगर आप सारी स्टेटमेंट को मैच कर रहे हैं और आधी स्टेटमेंट मैच हो रही है और आधी मैच ही नहीं हो रही है, तो वो खुद चीख के बताइए कि मैं नॉट गिवन। तो ढूंढना क्या है, सिर्फ ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन ऑटोमेटिकली निकलते हैं। अगर आप नॉट गिवन को ढूंढ रहे हैं, आप फॉल्स को ढूंढ रहे हैं, तो फिर ढूंढते रहेंगे और गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सिर्फ ट्रू ढूंढा कर। गल समझ आएगी? एप्लीकेशन करके देखांगे तो फिर सही समझ आएगी। ऑलराइट, ज्यादा नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये पहले 2 क्वेश्चन आपने करके देने हैं। पहला स्टेप सेम है, कीवर्ड मार्क करना है इसका। ठीक है, जहां तक आपने अभी पढ़ा है ना, ये अपने फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलहाल उसके आगे से आपने शुरू करना, सर्च करना। ठीक है, अगर उसके आगे से एक क्वेश्चन भी आपको मिलेगा तो बाकी बस उसके आगे ही होंगे। अगर आगे से नहीं मिला तो फिर हम एक पैराग्राफ पीछे चले जाएंगे। गुड। तो हमने तीसरे पैराग्राफ पे एंड किया था, आपने चौथे पैराग्राफ से पढ़ना शुरू करना है और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व करके देंगे। पहले आप करें फिर उसके बाद मैं करूंगा। आपके पास टोटल 4 मिनट्स का टाइम है, 4 मिनट्स ऑन द क्लॉक। ऑलराइट जी, आंसर निकाल लिया जिन्होंने, वेरी गुड। और जिनको नहीं मिला, अब बात करते हैं दोबारा। ठीक है, आमतौर पे एक जनरल ट्रिक है जो टीचर्स बताते हैं, मैं भी बताता हूँ, मगर अब सीखने की बात है ये। ठीक है, कहा यह जाता है कि क्वेश्चन सीक्वेंस ऑर्डर में होते हैं, 100% ऐसे ही होते हैं, मगर ओवरलैपिंग भी होती है कभी कभी। अब जहां पे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मिला है ना, तो एजम्पशन ये होती है कि अब इसके आगे से अगला स्टार्ट होगा। इसलिए मैंने भी आपको ये कहा था कि यार ये तीसरे पैराग्राफ में मिला है तो इसके आगे से पढ़ना शुरू करें। ऑलमोस्ट आपके आंसर यहाँ पे खत्म हुए थे। और जो अगली बात है ना, वो कि यहाँ पे लिखी हुई है जाके, पपायरस वाली देखिए, पार्चमेंट और पपायरस तो यहाँ लिखा होगा। जो आखिरी बुलेट है ना, वो यहाँ पे कवर होता है जाके, फिलिंग द ब्लैंक्स का। इसके हिसाब से देखें तो फिर आपके ट्रू फॉल्स इस पैराग्राफ से स्टार्ट होने चाहिए। ठीक है, अब पेपर में आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने पहली स्टेटमेंट पढ़ी 6 और 7। अगर तो आप अटेंटिवली पेपर कर रहे हैं, तो जैसे आपने स्टेटमेंट पढ़ी होगी वो इन्फॉर्मेशन आप पैराग्राफ पहले ए में पढ़ के आए, आपको फौरन पीछे जाना चाहिए था, क्योंकि बिडवाइन शेपर्ड्स का जिक्र भी आ गया था, मनी का जिक्र भी था, सारा कुछ लिखा हुआ था। अगर ऐसा कभी ना हो, तो अगर आपने पैराग्राफ पढ़ लिया है, आंसर नहीं मिल रहा, आप थोड़ा सा और आगे चले गए हैं, तो समझ आए कि ओवरलैप हो गया। और अगर आप पीछे से पढ़ के आए हुए हैं और स्टेटमेंट पढ़ी है, तो ऑटोमेटिकली वो एकदम आपको रेफरेंस मिल जाता है कि यार ये तो मैंने अभी पढ़ा था। तो फिर जहां से पढ़ा था वहां से स्टार्ट करना है आपने। दैट्स द ट्रिक। तो कभी कभी पेपर में एक सेट खत्म होता है तो दूसरा सेट उसके बाद शुरू होता है, ये सुपर टिप है, याद रखनी है। अगर थोड़ा सा पढ़ा नहीं मिल रहा ना आंसर, तो ओवरलैप हुआ है, पीछे जाएं, पीछे से आए दोबारा। मेक सेंस? अब इसलिए मैंने आपसे कहा था कि रीडिंग करें। अगर आपने अच्छे से रीडिंग किया है, तो कुछ कैंडिडेट्स हैं जो शुरू में सवाल पढ़ते साथ ही पीछे चले गए थे, और कुछ मेरे जैसे जो लकीर के फकीर है कि सर ने क्या तो खत्म है तो शुरू करना है, उन्होंने तो शुरू किया तो अगे पढ़ते जा रहे हैं तो आंसर कोई नहीं लभन दिया। तो पेपर में क्या बनना है, लकीर का फकीर बनना है कि स्मार्ट बनना है? स्मार्ट बनना है, ठीक है ना। फोकस होके अटेंटिव होके पेपर की आ करें। पहली स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, द 3 बेडोइन टीनेजर्स हु फाउंड द स्क्रोल्स। ठीक है, ये एक ही वर्ड है, टीनेजर्स तक, हु फाउंड द स्क्रोल्स ये एक ही वर्ड है, बट डिसअपॉइंटेड एक ही वर्ड है, बाय हाउ लिटिल मनी दे रिसीव फॉर देम। आपने पैराग्राफ ए में इसका रेफरेंस पढ़ा है। अब मुझे बताएं आंसर ट्रू है, फॉल्स है कि नॉट गिवन? Not given. ट्रू है, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, बताएं कैसे ट्रू? I think nine answers. The teenagers start. ऑलराइट, लेट्स गो टू पैराग्राफ। Dealer. और किसने ट्रू लगाया? यस, इनके बाद आपने बताना सर। 1 2 3 4 5 ही से पढ़े। ये है 5th लाइन। जी सर, पढ़िएगा।
teenager, sir. ये यहाँ से आप कह रहे ये वाला ये रेफरेंस The teenager took the 7 scrolls to nearby हाँ on where they were sold for the small sum of local antiquities dealers. ठीक है, एंटिक्विटीज डीलर। ठीक है, यहाँ से आपने निकाला है, ठीक है। आपने कैसे निकाला? सेम सर। सेम आपके जो पीछे बैठे भाई। और सर उसने ट्रेन किया है यहाँ पे। डन हो गया सर जी, मैं भी होल्ड करता हूँ। रेफरेंस यही है आपका भी। जो लोग कह रहे हैं नॉट गिवन है, नॉट गिवन क्यों है जी? ए मैडम को तो पूछ लेना पहले जी मिस्टर। कि उन्होंने लिखा था डिसअपॉइंटेड, तो यहाँ पे डिसअपॉइंटेड की बात नहीं थी। अच्छा, आपने क्या मैच किया, इसका मतलब है क्या लिखा, जरा यहाँ पे बताएं जरा। ये द 3 teenagers took the 7 scrolls to a nearby town, क्या मतलब हुआ इसका? स्क्रॉल्स लिए और अपने कस्बे में चले गए। वेयर दे वर सोल्ड, ठीक है, मीन्स दे मीन्स स्क्रॉल्स वर सोल्ड, ठीक है, फॉर अ स्मॉल सम, एग्जैक्टली अमाउंट नहीं लिखी हुई है, ठीक है। फॉर अ स्मॉल सम मीन्स के कुछ कीमत पे उन्होंने बेच दिया। किसको बेचे? टू अ लोकल एंटीक्विटीज डीलर, जो भी एंटीक डीलर था, ठीक है। बेचे हैं, अमाउंट हाई है या लो है, मगर डिसअपॉइंटमेंट का रेफरेंस कहीं पे भी नहीं, मिसिंग है, ठीक है। अब एक चीज है मैंने बेच दी, अगर मुझे डिसअपॉइंटमेंट हो रही तो यहाँ पे कोई ना कोई लाइन तो आनी चाहिए थी। आगे तो लिखा वर्ड स्प्रेड एंड ऑल दैट, आगे फिर वो फर्दर उसकी रीसेलिंग हुई है। अगर आप क्वेश्चन स्टेटमेंट पे जाए तो मिसिंग क्या है इसके अंदर, अब हम मैच करते हैं कि क्या मैच हो रहा है और क्या मिस हो रहा है। ये चीज आपने सीखनी है, आपको ट्रिक समझ आ जाएगी। जो चीजें मैच हो रही है उसमें मैं टिक मार्क लगा देता हूँ। द 3 बेडोइन टीनेजर्स, ये हमें सारे वर्ड्स मिल रहे हैं। हु फाउंड द स्क्रोल्स, मिले भी नहीं कोई, ये इससे पीछे वाली लाइनों में लिखा हुआ था, ठीक है। मनी रिसीव्ड फॉर देम, पैसे भी उन्होंने लिए, ठीक है। लिटिल का वर्ड भी ले लेते हैं स्मॉल के साथ, ठीक है। ये जो फ्रेज है ना, ये मिसिंग है। कुछ पैसों में बेचा है, सेंस भी मान गई, पैसे भी उन्होंने लिए हैं, ढूंढे भी उन्होंने ही हैं, बेचे भी उन्होंने ही हैं। डिसअपॉइंटमेंट किधर था? ना कोई वर्ड है ना उसकी ओवरऑल कोई सेंस बन रही है, उतनी बात ही लिखी है ना। जब आप वकैब मैच करते हैं ना, आपको खुद नजर आएगा रिवर्स इंजीनियरिंग दोबारा, यार क्या मैच हुआ और क्या नहीं हुआ। अब हमने भी बात की कि इंफॉर्मेशन 100% पहले मैच होनी चाहिए। अगर मैच हो जाती फिर तो ट्रू होता, और अगर पैसेज में लिखा होता है कि वो स्मॉल अमाउंट से हैप्पी तो यहाँ पे डिसअपॉइंटेड है, फिर वो फॉल्स हो जाता, कोई कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता, हैप्पी और फॉल्स डिसअपॉइंटेड। तो ना तो कॉन्ट्राडिक्ट है ना मैच हो रहा है, तो मिसिंग है। आंसर हो गया एनजी, नॉट गिवन। अब समझ आया? जिनका गलत उनसे पूछ रहा हूँ, अभी गुड, वेरी नाइस। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 7? भाई से पूछेंगे अब। सर आपने जवाब देना, आप कुछ कहना चाह रहे थे। यस सर, यस सर। आप नंबर 7 आंसर फॉल्स है, ठीक है, भाई की बात मान ली, फॉल्स है। हाँ जी, आप बताएं, एग्री हैं? क्वेश्चन नंबर 7 फॉल्स है, सारों का फॉल्स है, पक्का? रेफरेंस दें फिर, किधर है? आप ही दें सर, बताएं कहाँ पे है। पहले इसका कीवर्ड बना लेते, ठीक है, मैं कीवर्ड मैं बनाता हूँ, रेफरेंस आपने देना है। लिखा हुआ है जी, देयर इज अग्रीमेंट अमंग एकेडमिक्स। अच्छा मुझे ये बताएं, एकेडमिक्स कौन से होते हैं, किनको एकेडमिक्स बोलते हैं? ऊंचा बोल दो, कोई बात नहीं। स्कॉलर्स, ठीक है, स्कॉलर किसको बोलते हैं? पढ़े लिखे लोग नहीं, जेडे पढ़ लिखे जाते हैं, ठीक है। मीन्स कि जो इस लेवल पे है कि जिनकी अगर कोई स्टेटमेंट आती है तो हम मान लेते हैं कि वो सही कह रहे हैं, क्योंकि उनके पास तालीम है, उनके पास तजर्बे है, उनके पास एनालिसिस है। तो वो किसी बात को अगर कह रहे हैं तो वो वसूख से कह रहे होते हैं। एकेडमिक्स की एक्चुअली सेंस ये बनती है। अगर यहाँ पे लिखा है देयर इज अग्रीमेंट अमंग एकेडमिक्स, इस फ्रेज का सेंस क्या बन रही, मतलब क्या? स्कॉलर्स एक बात पे एग्री कर। ठीक है, कि जो भी पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, जितने भी हैं, यहाँ पे नंबर नहीं दिया हुआ, 2 है 3 है, किस कंट्री से ये भी नहीं लिखा हुआ, जितने भी हैं उनका आपस में एग्रीमेंट है, वो सब मुत्तफिक है किस बात पे? अबाउट, ठीक है। देखिए ब्रेक आ गया ना, कीवर्ड मैच हो गया, एग्रीमेंट है, ये होना चाहिए किस पे? द ओरिजिन ऑफ द डेड सी स्क्रॉल्स। ओरिजिन का क्या मतलब होता है? और बाकी जो है इसका
मार्केट जो है इस्लामी समझ नहीं आ रहा सर वर्ड आपका क्या बोल रहे हैं? मार्किस, ये मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है। ओरिजिन मींस द फ्रॉम वेयर दे ओरिजिनेट, ठीक है, जहां से वो लाइक जन्म हुआ, जहां से निकले हैं, मेन पॉइंट, द स्टार्टिंग पॉइंट यू कैन से, गुड। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन स्टेटमेंट जितने भी एकेडमिक्स हैं उन सब का मानना ये है कि जो जिस ट्राइब का जिक्र आ रहा है सब कह रहे हैं कि हाँ जी उन्होंने ही लिखे हैं या वहीं से जनरेट हुए, स्टेटमेंट ये कह रही है। जी सर, अब आप मुझे रेफरेंस दें कहाँ पे आंसर। ठीक है सर, मुझे जरा पैराग्राफ पे जाने दें। जी सर, पैराग्राफ 2 लाइन प्लीज। ओरिजिन की बात आ गई, द ओरिजिन ऑफ द डेड सी स्क्रोल्स। देखिए एज इट इज लाइन मैच होगी, इसका नाम हमारा कीवर्ड मैच हो रहा है। आगे पढ़े सर जी। Fair enough is still the subject of scholarly debate even today. ये डिबेट क्या होता है? बहस करना। अच्छा आगे उस्ताद जी। और बहस कब होती है? मंडे को पढ़ाया था, अभी बहस कब होती है? जब आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है। एक ही टॉपिक पे दो लोग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू में होते हैं। अब देखिए राइटिंग मैच होगी या ना रीडिंग के साथ। अगर आपको डिस्कस बोथ व्यू आता है ना तो समझ जाए कि आपको डिबेट का वर्ड हमेशा समझ आएगा। इसका मतलब है कि आज के टाइम तक, ठीक है, जो ये स्कॉलर्स है ना इसके ओरिजिन को लेके ना मुत्तफिक नहीं है, डिबेट है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होल्ड करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डिबेट, एक ही वर्ड से आंसर निकल रहा है, ये जो वर्ड है ये कॉन्ट्राडिक्टिंग वर्ड, गुड। और वहां पे लिखा हुआ है एग्रीमेंट। बाकी सारी स्टेटमेंट 100% मैच है, इसमें एक्स्ट्रा डिटेल थी। ये जो है ना विच से लेके ये 70C तक, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो उन्होंने यहाँ पे डाली। अब ये पैराफ्रेजिंग है, ठीक है। तो ये स्क्रॉल्स तक तो हमारा एज इट इज वर्ड टू वर्ड मैच हो रहा है। बाकी ये वाली लाइन समझे पैराफ्रेज के अंदर कवर्ड है, और ये जो नीचे लाइन है सारी मैच है। और इस वर्ड ने हमें कॉन्ट्राडिक्ट करवाया एग्रीमेंट के साथ। द आंसर इज फॉल्स। 100% मैचिंग, वन वर्ड कॉन्ट्राडिक्टिंग। मैंने पहले कहा था जरूरी नहीं कि वो नो होगा ना, दिस इज वोकैब। क्या करना है, सिर्फ ट्रू ढूंढना है, ट्रू ढूंढेंगे तो आंसर आते जाएंगे। मेरा ख्याल गलत समझ आ गई था, ठीक है। अगले दो सवाल करें। 6-7 किया भी हमने, 8-9 करें, चलें, शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी। अब आपको सीक्वेंस मिल गया, अगले क्वेश्चन अब इसके फॉरवर्ड सीक्वेंस में ही होंगे। और अजीत, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8 इज ट्रू, 9 इज ट्रू। पैराग्राफ पे चलते हैं, कीवर्ड मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा है जी मोस्ट ऑफ द बुक्स ऑफ द बाइबल, दैट्स वन कीवर्ड। रिटन ऑन द स्क्रोल्स आर इनकम्प्लीट, मीन्स कि अगर फर्ज करें वहां पे 10 किताबों का जिक्र है तो 10 में से 5 से ज्यादा, मीन्स मोस्ट के अंदर फिर 50 से ज्यादा होगा, कम से कम 6 जो है वो इनकम्प्लीट होंगे। सेंस ये बन रही मोस्ट ऑफ द बुक्स, ठीक है। लेट्स गो एंड मैच द इंफॉर्मेशन। ये पहले पेज के लास्ट पैराग्राफ के अंदर है। ऑलराइट, इफ यू रीड इट, मैं अब चले सेकंड लाइन से पढ़ता हूँ। The only entire book of the Hebrew Bible preserved among the manuscripts from Qumran is Isaiah. The only entire book। ले जी, आंसर तो यही से उसने बता दिया, ये रिवर्स फॉर्म में लिखा हुआ है जिसको हम रेसिप्रोकल बोलते हैं। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। This copy dated to 1st century BC is considered the earliest biblical manuscript still in existence, ठीक है। ये इसी बुक आगे लिखा हुआ है। Along with biblical texts, the scrolls include documents about sectarian regulations and religious writings। ये आगे तो बात और है, ये पहली दो लाइनें भी पढ़ लेते हैं। The Dead Sea Scrolls include fragments from every book of the Old Testament of the Bible except for the book of Esther, ठीक है। जितनी भी बुक्स हैं वो नहीं बताया, मगर हर किताब का फ्रेगमेंट मिला है, मीन्स पूरी किताब कोई नहीं मिली है, और एक ही किताब है जो पूरी मिली है, द ओनली एंटायर बुक। अब जितनी भी थी इसका है कि एक मिली और बाकी कोई नहीं मिली है, तो क्लियरली इंडिकेटेड है मोस्ट ऑफ द बुक्स आर इनकम्प्लीट। मेक सेंस? ये पहली 3 लाइन के अंदर इसका आंसर यहां पर ओके हो गया। अब मैच क्या हो रहा है, ये हमारा डेड सी स्क्रॉल्स मैच हो गया,
फ्रेगमेंट्स। अब एक्चुअली ये जो फ्रेगमेंट है ना, इसका आंसर आपको पता नहीं। फ्रेगमेंट मतलब होता है हिस्से, टुकड़े कह सकते हैं, ठीक है। और ओनली इंटायर बुक, ये इंटायर का वर्ड जो है ना, इसका मीनिंग, ये दो वर्ड जो है ना, ये आपको बताने चाहिए थे। अब ओनली जो है ये एक्चुअली मोस्ट के साथ दोबारा मिल रहा है कि मोस्ट ऑफ द बुक्स हैं कि कम बुक्स हैं। तो यहां से सारी इंफॉर्मेशन मिला के तो मैचिंग कर रही है। एवरी इंफॉर्मेशन इज मैचिंग विद द स्टेटमेंट। मेक सेंस? ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से इसका कीवर्ड बनाते हैं फिर वापस आते हैं। Okay, question number 9 says, G, the information on the copper scroll is written in an unusual way. अब जो कॉपर और स्क्रॉल का सी है और एस है, ये कैपिटल है। इसका मतलब उन्होंने प्रॉपर नाम दिया है। और अभी हमने देखा कि जहां जहां पे नाम आ रहे हैं उसको वर्ड को कैपिटल कर रहे हैं। इट मीन्स अब आपने जाके बस इस नामों को ढूंढना तो देखना था कि पहले तो ये है कि नहीं है, फिर कॉपर स्क्रॉल का जिक्र कहाँ पे है, अगर है फिर देखना है कि उस पर जो इन्फॉर्मेशन है वो अनयूजुअल। ये मीनिंग अभी हमने कल किया था। अनयूजुअल का क्या मतलब होता है? गैर मामूली, ठीक है। मीन्स बाकी जितने भी उनको स्क्रॉल्स मिल रहे हैं उनमें एक पैटर्न यूज हो रहा है और इसमें उनसे हट के कुछ डिफरेंट है, बिल्कुल नहीं मिल रहा, अनयूजुअल। हाँ जी, ये पांचवें पैराग्राफ में कहाँ पे मैच हो रहा है? ये आपका सेकंड पेज पे आ जाएगा। सबसे पहले तो कॉपर स्क्रॉल का लिखा होगा, फोर्थ लाइन में हमें मिल गया जी, कॉपर स्क्रॉल। ठीक है, हम यहां से पढ़ना शुरू करते हैं, ये द ओनली से। द ओनली एक्सेप्शन इज द स्क्रोल नंबर 3Q15 जो उन्होंने कोड दिया हुआ है, which was created out of a combination of copper and tin, known as the copper scroll. This curious document features letters chiseled onto metal. ये इसका क्या मतलब होता है, chiseled onto metal? गाढ़ा। गड़ा हो, ठीक है, इंग्रेव जिसको बोलते हैं, ठीक है, एम्बेडेड, वेरी गुड। अब देखिए कितनी वोकैब आपके पास, इंग्रेव्ड है, एम्बेडेड है, ठीक है, जिसको कह लें कि आप चाइनीज से किसी चीज के ऊपर तराश देते हैं नाम को, जैसे होता है। Perhaps as some have theorized to better withstand the passage of time. अब ये तो उसकी प्रेजेंटेशन की बात है, इसमें अनयूजुअल बात तो कुछ नहीं है। दूसरों पे इंक से लिखा हुआ है, चमड़े पे या कागज पे, इस पे उन्होंने गुदा होगा, बस ये बात हुई है जो हमारी स्टेटमेंट में मैच नहीं हो रही है। One of the most intriguing manuscripts from Qur'an. This is a sort of ancient treasure map that lists dozens of gold and silver caches. ये इंफॉर्मेशन की बात है। Using an unconventional vocabulary. ये है unusual बात। Conventional और unconventional, ठीक है। अब मैंने एक लिस्ट शेयर करूंगा आज ग्रुप में, अगर मैंने ना की तो मुझे याद करा देना है। आपको प्रीफिक्सेस की ना एक लिस्ट में शेयर कर दूंगा जिसमें री, अन, ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं। पैटर्न का भी कर दिया नहीं आया था, कल नहीं आया था ग्रुप में? चलिए ठीक है, करवा दूंगा। जब भी आपके किसी वर्ड के साथ अन या इन का वर्ड आ जाता है ना, उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। एक है कन्वेंशनल और एक है अनकन्वेंशनल। अब ये अनयूजुअल का सिनोनिम है यहाँ पे, गैर मामूली, क्योंकि कन्वेंशनल मीन्स के जो रूटीन में आ रहा है। अनकन्वेंशनल वोकैबुलरी एंड ऑड स्पेलिंग, ये दोनों मिलके जो है ना उसको अनयूजुअल बना रहे हैं। इट डिस्क्राइब 64। अब आगे फिर उन्होंने आगे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये उसी स्क्रॉल के आगे डिस्क्रिप्शन है। अब मुझे ये बताएं, अगर आप कर रहे हैं स्किम और स्कैन तो क्या होगा? आपको आंसर नहीं मिलेगा। जब आप इसको पढ़ रहे होते हैं ना तो फिर आपने कंफर्म करना है कि ये उसी स्क्रॉल की बात है, रही अनयूजुअल क्या है उसके बारे में, मतलब इंफॉर्मेशन इज मैचिंग। ये कॉपर स्क्रॉल लिखा है 1 2 3, चौथी लाइन में जाकर इसने एक्चुअल बात साथ रिलेट किया कि अनयूजुअल क्यों है। इंफॉर्मेशन इज 100% मैचिंग। अब सीखने की बात क्या है, आपकी जो ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट है, जरूरी नहीं कि वो एक लाइन वहां पे लिखे तो यहाँ पे भी एक लाइन होगा, वहां पे एक लाइन है तो यहाँ पे एक पैराग्राफ भी हो सकता है। सो इट मीन्स वो पैराफ्रेज के अंदर आपने इंफॉर्मेशन को मैच करना होता है। हाँ जी, बात समझ आई? तो कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, कुछ थोड़े से टफ होते हैं। हाँ जी, मेरा ख्याल है यहाँ तक मेरे साथ है। गुड, कितने कर लिए हमने? ओके, 6 7 8 9, 4 रह गए हैं। चले जी, अगले 4 करें और अब टाइम सिर्फ 5 मिनट आपके पास, 4 मिनट, 4 to 5 minutes। नेक्स्ट 5 questions प्लीज।
रिकॉर्डिंग भी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 मैं कीवर्ड बना रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको थोड़ा गाइड करता हूँ, बाकी अगर कुछ चीज रह जाएगी समझ नहीं आएगी तो फिर हम कल वाले लेक्चर में इसको कवर करेंगे। नंबर 10 says जी मार्क सैमुअल दैट्स नेम वाज गिवन, यहाँ तक एक ही वर्ड है, सम ऑफ द स्क्रॉल्स एज गिफ्ट, कुछ उसको मिले थे मगर एज अ गिफ्ट के तौर पे, ठीक है। अगर आप इस इंफॉर्मेशन को पीछे टेक्स्ट में लेके जाएं तो हमने ये वाला पैराग्राफ यहाँ तक तो पढ़ा था, ठीक है। तो अब हमें ये मार्क सैमुअल का नाम ढूंढना था, कहाँ पे लिखा है जी सर का नाम, ये अगले पैराग्राफ की सेकंड लाइन, ठीक है। हम फर्स्ट लाइन से पढ़ते हैं, सम ऑफ द डेड सी स्क्रॉल्स हैव बीन ऑन इंटरेस्टिंग जर्नीज in 48 a Syrian Orthodox archbishop known as the Mars Samuel acquired 4 of the original 7 scrolls from a Jerusalem shopkeeper and part-time antiquity dealer paying less than $100 for them. उसने तो खरीदे हैं। अब इंफॉर्मेशन क्या मैच हो रही है, नाम सेम है, सेम है, उन्हीं स्क्रॉल्स की बात हो रही है, उन्हीं की बात हो रही है, सारों की कि कुछ की बात हो रही है, कितने, 4, ठीक है। अब सिर्फ बात है कि गिफ्ट मिला था कि उसने खरीदे थे या उसको मिले थे, तो यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि ही पेड देम। तो एक्वायर्ड कैसे किए थे, पे करके किए थे, एक्वायर्ड तो होता है हासिल करना, तो उसको एज अ गिफ्ट नहीं मिले थे, ठीक है। आप कई बार गिफ्ट भी हासिल करते हो, ठीक है, अगर हम सेंस में चले जाए तो जरूरी नहीं कि ਤੁਹਾਡੀ बर्थडे आई तो गिफ्ट ले लो, और बर्थडे आंदी है तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ गिफ्ट मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पे पेइंग लेस देन $100, सो ही डिडंट गॉट इट एज अ गिफ्ट। ये जो है ना पेइंग वाला, ये एक्चुअली यही इसका कॉन्ट्राडिक्शन, बाकी सारी इंफॉर्मेशन मैच हो रही, दैट्स इट्स फॉल्स। गुड, गिफ्ट मींस फिर उसको यहाँ पे लिखा होता है एज अ गिफ्ट, मिलर से कुछ भी पे नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 11, ओके जी, 11 स्टेट्स जी in the early 1950s a number of educational establishments, ये खुद ही कीवर्ड बना हुआ है, यहां तक एक कीवर्ड है, a number of educational establishments in the USA। एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट का क्या मतलब होता है, एजुकेशनल का मतलब हो गया तालीमी, एस्टेब्लिशमेंट कोई भी होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस होती है, एस्टेब्लिशमेंट को हम कहते हैं कि जहाँ पे ऑर्गेनाइज काम होता है, आमतौर पे यूनिवर्सिटीज का ये एक सिनोनिम, ठीक है। खाली एस्टेब्लिशमेंट नहीं, ये जो कॉलोकेशन है ना एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट, हाँ ये यूनिवर्सिटी का सिनोनिम है, गुड, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट तो हमारी मुल्क की भी है, वो फिर गल हो जाती। अच्छा जी, अ नंबर ऑफ एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स इन द यूएसए, कंट्री भी आ गई, क्या था जी, वर कीन टू बाय स्क्रॉल्स फ्रॉम मार्स सैमुअल। कीन होता है जब आप इंटरेस्ट रखते हैं किसी चीज के अंदर। स्टेटमेंट कह रही है कि इस टाइम पीरियड में यूएसए की कुछ अदारे जो है वो इंटरेस्टेड थे बाय करने में, ठीक है। अगर आप इस इंफॉर्मेशन को टेक्स्ट में जाके ढूंढें उसी पैराग्राफ में, मेरा ख्याल है सेम पैराग्राफ है, ओके, लाइन नंबर हम यहीं से बढ़ेंगे, ही, ठीक है, जहां से भी मैंने छोड़ा था। He then traveled to the US, US आ गया, यूनाइटेड स्टेट्स, and unnecessarily offered them to a number of universities, educational establishments आ गया, including Yale. Finally, in 1954, he placed an advertisement in the business newspaper, the Wall Street Journal, under the category miscellaneous items for sale that read, and biblical manuscripts dating back to least this. This would be an ideal gift to educational, और ये आगे सारी इसकी बात चल रही है। Fortunately, Israeli archaeologists bought them and so on, ठीक है। अब यहाँ पे ये फॉल्स कैसे, जिन्होंने फॉल्स दिया वो मुझे बता देंगे फॉल्स क्यों। इसलिए वो कह रहा है कि गिफ्ट दिया, ये कह रहे कि इसने बेचे हैं, साफ पता लग रहा है कि इसने सेल कर दिया। नहीं, यूनिवर्सिटी वाली बात कर रहा हूँ मैं, ये अनसक्सेसफुली ऑफर्ड, इसका मतलब है कि जब इसने उनको ऑफर किए दे डिडंट शो एनी इंटरेस्ट टू बाय देम, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। यूएस की बात आ गई, ही में मार्क सैमुअल ऑलरेडी जो है वो इंक्लूडेड है हमारे पास, यूनिवर्सिटीज की बात आ गई है, इसका मतलब है कि व्हेन ही ऑफर्ड देम टू बाय इट, तो उन्होंने जो है बेसिकली कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया,
वहां पे लिखा है दे वर इंटरेस्टेड टू बाय, यहाँ पे लिखा है दे वर नॉट इंटरेस्टेड टू बाय। ठीक है, अब ये जो ऑफर्ड है ना, इसके अंदर ही बाय वाली बात सारी कवर है, क्योंकि ये अगली स्टेटमेंट जो क्लियरली बता रही है कि वो बेचना चाहता है, तो वैसे गिफ्ट नहीं देना चाहता है इसको। हाँ जी, यहाँ तक बात ओके है। हाँ जी, आज क्लास होगी लिसनिंग की। लेट मी फिनिश दिस। आपका जो टाइम है क्लास का लेना है जी, दैट गोज अप टू 9:30, 9 o'clock। सर सुबह क्लास में बैठे हैं मेरे पास और वो कीनली वेट कर रहे हैं कि मैं क्लास उनको दूं। ठीक है, कीनली वर्ड का हमने एक और इस्तेमाल कर लिया जी। सर सुबह सही वर्ड यूज किया, ठीक हो गया। आज फिर बहुत प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, अगली गल, आपको तो आज लग रहा है, मुझे कभी कभी लगते हैं प्यारे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12। The scrolls that was pieced together, ठीक है, in 2017। pieced together का क्या मतलब होता है? Exactly। हमने भी टेक्स्ट डी में पढ़ा था कि फ्रेगमेंट्स मिले थे, तो ऐसा ऐसा जब उन्होंने फिर इकट्ठा किया। The scrolls that were pieced together in 2017, that's one keyword, contains information, that's second keyword। किसके बारे में? About annual occasions। एनुअल के जो है जो सालाना मनाए जाते हैं, जैसे आपके कैलेंडर ईयर में होते हैं, जैसे ईद अभी गुजरी है तो ये सालाना कैलेंडर के अंदर है, ये आनी आनी हर साल, बस है कि डेट्स चेंज होती हैं। कहाँ पे जी? इन द कोरम एरिया 2000 ईयर्स अगो। ठीक है, हाँ जी, ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे मैच हो रही है? ऑलराइट, अब आ जाते हैं हम लास्ट पैराग्राफ में, और मुझे अगर लाइन पिन पॉइंट करे तो 1, 2 and 3। ओके, डिसाइफर्ड, इसको हम ऐसे डिसाइफर्ड बोलते हैं। डिसाइफर्ड फ्रॉम अ बैंड ऑफ कोडेड टेक्स्ट ऑन पार्चमेंट, द फाइंड प्रोवाइड्स, मींस जब उसको इंटरप्रेट किया, इनसाइट इनटू द कम्युनिटी ऑफ पीपल हु रोट इट एंड द 364 डे कैलेंडर। इसका मतलब एनुअल कैलेंडर भी उन्होंने निकाला, दे आर यूज्ड। ठीक है, एंड द स्क्रॉल नेम्स सेलिब्रेशंस that indicated shifts in seasons and details two yearly religious events। ठीक है, तो वो पैराफ्रेजिंग के अंदर सारा उसने कवर किया है कि एक साल का कैलेंडर भी निकल आया, उसमें से ईयरली इवेंट्स भी निकले हैं, और ये सारा उसी एरिया का जिक्र कर रहा है। आप यहां से पढ़ेंगे ना तो ये 2017 का रेफरेंस यहां से भी मिल रहा है, पीस टुगेदर का भी। गुड, ठीक है, सो इंफॉर्मेशन इज ट्रू, सारी इंफॉर्मेशन मैच हो रही है। फाइनल आपकी स्टेटमेंट है जी, एकेडमिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हाइफा आर करेंटली रिसर्चिंग हाउ टू डिसाइफर द फाइनल स्क्रोल। फाइनल स्क्रोल के बाद ये आखिरी एक लाइन में लिखी, ओनली वन मोर नॉन स्क्रोल रिमेन्स अनट्रांसलेटेड। इस पे अभी कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है ना। इस पे लिखा है कि हाइफा यूनिवर्सिटी जो है इसको भी डिकोड करने की कोशिश कर रही है। तो हमारे पास ये आखिरी स्क्रोल तो रह गया, मगर इसके ऊपर कोई काम कर रहा है नहीं कर रहा, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। ये वन लाइन इसका रेफरेंस और यही इसका नॉट गिवन की वजह थी। ये स्क्रॉल का तो जिक्र है, बट नो इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट वर्क इज बीइंग गोइंग ऑन देयर। ओके, मैंने सर की आज क्लास का काफी टाइम लिया, मैं इसको यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि ज्यादा नहीं तो कुछ समझ आई होगी। और ट्रू फॉल्स की जो ट्रिक हमने सीखी है वो ये है कि सिर्फ ट्रू को देखना आपने। लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर लिया, मैं जरा इसको पहले स्टॉप कर लूँ फिर बाकी गल करनी।